वर्ल्ड, दुनिया की हर अच्छी बात लिखी जा चुकी है या तो लोगों को बताई जा चुकी है, जो बचा है वो उसका पालन करना बचा है। What I'm trying to say, हम सबको सब कुछ पता है, यूज नहीं है हमारे पास। क्यों यूज नहीं है? क्योंकि नॉलेज तो है, वो रिपीटेड नहीं है। हमें एक बार कोई चीज पता चल जाती है, हमें लगता है हमको सब पता है। बट यू बेटर नो दैट रिपीटेड नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए उस नॉलेज का रिपीट करना बार बार बहुत जरूरी है। बचपन में हम सब कर चुके हैं, बोल बोल पढ़ो, बार बार पढ़ो, लिखो पढ़ो, पढ़ के लिखो, ये सब बचपन में किया है। लेकिन अब हम लोग स्मार्ट हो गए हैं, धीरे धीरे स्मार्टर और ओवर स्मार्टनेस की लाइन को भी क्रॉस कर गए हैं और एक्चुअली हम रोबोट की तरफ चले गए हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है। इफ वी बिलोंग टू ह्यूमन कम्युनिटी देन वी शुड बिहेव ह्यूमन। और ह्यूमन एक ही चीज से सीख सकता है, दैट इज प्रैक्टिस, रिपीटेशन एंड रिपीटेशन ऑफ नॉलेज। तो आज का ये जो सेशन है, एंटायर सेशन आई वुड बी एक्चुअली हैंडलिंग इन अ वे लाइक नॉट टेलिंग यू समथिंग, नॉट इन्फॉर्मिंग यू समथिंग, बट टू इन्फॉर्म द करेक्ट एंड टू टेल यू समथिंग इन अ वे दैट मस्ट डेवलप द अंडरस्टैंडिंग डाउन डीप देयर इन योर ब्रेन, सो दैट now onwards whenever you do something, whenever you act something, whenever you think something, you must have understanding कि आप क्या करने जा रहे हो। Got it? Right? तो सौंफ और अजवाइन के बाद दूसरा एग्जाम्पल मेरा छूट गया, दैट वाज मारुति की कार। मैं आपको बताऊं, आप देख लीजिए, अपवादों को आप हटा दीजिए, अपवाद हर जगह हैं। भारत में किसी भी व्यक्ति की जो पहली कार है वो कौन सी है? फर्स्ट कार। अब वो क्विड विड को छोड़ दीजिए आप, द फर्स्ट कार इज मारुति कार। क्यों? पैदा भी नहीं हुए थे तब से मारुति चल रही है, पैदा हुए तो ही मारुति चल रही है, बड़े हुए तब भी मारुति थी। For last 20 years there has been down towards ये आया ये आया, तो now your people are confused, कितने मॉडल आ रहे हैं, मॉडल खरीदे कि ट्रस्ट परचेज करें। आप कभी ध्यान देते हैं, आप स्पेसिफिकेशंस में जाते हैं। स्पेसिफिकेशन मतलब किस गाड़ी का टॉर्क कितना है, किस गाड़ी का व्हील बेस कितना है, किस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, किस गाड़ी का इंजन कैपेसिटी कितना है। बट आप में से कौन है जो उसकी ज्योग्राफी निकालता है, हिस्ट्री निकालता है और उसके मैकेनिज्म में घुसता है? और घुस के कर भी क्या लेंगे आप? Unless and until you have and own the vehicle, you drive it, you come across this service complaints, दुश्वारियों से जब आप निपटते हैं तब आप उसकी राय बनाते हैं कि साहब ये कंपनी खराब है या ये कंपनी अच्छी है। राइट और रॉन्ग? With the same note, I want to request you all कि डॉक्टर को डॉक्टर रहने दें, खुद को उस प्रोफेशन से जोड़ें जिस प्रोफेशन में आप हैं, और उसके बाद गूगल करना बंद कर दें। हमें बीमारी होगी, बीमारी गूगल ठीक नहीं करेगा, हम चाहे जितना नॉलेज ले लें, हम कंफ्यूज हो सकते हैं, हम डॉक्टर को भी कंफ्यूज कर सकते हैं। सो बेटर है कि हम अपना केवल इंफॉर्मेशन लें, कोर इंफॉर्मेशन लें, अपना काम करें, अपना ध्यान रखें और डॉक्टर को उसका काम करने दो। विद दिस नोट आई वांट टू स्टार्ट। होपफुली आप लोग मेरा मैसेज समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। राइट? सो हम लोग एक प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहे हैं। हाँ प्लीज, प्रेजेंटेशन के लिए सब शेयरिंग। एक माइक मिल सकता है क्या? मुझे लग रहा है यहाँ बोलना पड़ रहा है मुझे ज्यादा। वो आपका आ रहा है शायद आपका बिल्कुल बहुत अच्छा तरीके से। अच्छा ओके, आपको थोड़ा गलत जाएगा। कोई भी जनरल सा, और नहीं होगा तो चाय रिपीट कराते रहिएगा ना। पानी होगा तो यूरिन होगा। मैं बोल देता हूँ। इट इज शेयरिंग ना। माय वॉइस इज देयर। वॉइस इज डन। ओके, सो वेलकम ऑल। दिस इज मी, यू कैन सी मी। So this is all which has been contributed by me and has been honored by the society to me. ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज की जब हम बात करते हैं तो लाइफस्टाइल का कोर और उसकी ग्रेविटी क्या है। जब आप धरती की बात करते हैं, यू टॉक अबाउट अर्थ, अर्थ का एक कोर है, और जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो आप उस कोर से उस ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। तो आप अराउंड द अर्थ अगर आप देखते हैं तो जो ऊपर सरफेस पे चीजें हैं, जो डायबिटीज है, कैंसर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, और ओसीडी जिसे कह रहे होते हैं, या ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गई, सीएलडी हो गया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज का ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज हो गई, आर्थराइटिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, इसे आप आर्टियोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं।
ओबेसिटी है, रीनल फेलियर, हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन। ये जो सरफेस पे चीजें आपको दिख रही हैं, इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो कुछ चीजें आती हैं, दैट इज देयर डाउन देयर इज जेनेटिक्स, डाइट, डेवलपमेंट ऑफ व्हाटएवर काइंड ऑफ, वी विल बी डिस्कसिंग इट इन अ टाइम लेटर, फिजिकल एक्टिविटी इधर ओवर और लैक ऑफ इट, फीटल प्रोग्रामिंग एंड रिप्रोडक्शन। और उसके भी कोर में अगर आप जाते हैं तो यू फाइंड इट्स जस्ट लाइफस्टाइल। केवल और केवल जीवन शैली हमारी कोर में, हमारे जीवन जीने के जो तरीके हैं, वो तरीका हमको इतनी सारी बीमारियां सरफेस पे लाके दे देता है। अब कमाल की बात यह है कि आप कोई डायबिटीज एड्रेस कर रहा है, आप सरफेस पे अगर देखें तो कोई हाइपरटेंशन एड्रेस कर रहा है, कोई ऑस्टियोपोरोसिस एड्रेस कर रहा है, लेकिन कोई भी कोर में जो लाइफस्टाइल है उसे एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा है। कोई पंचकर्म कराए ले रहा है, कोई इस स्पेशलिस्ट के पास है, कोई उस स्पेशलिस्ट के पास है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, more or less nobody is actually practically addressing it. Anyways, so this is all about core and its gravity. If you move a bit more simpler, ये एक ट्री है और इस पेड़ में आप लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि पेड़ की जो जड़ है उसमें क्या क्या है। उसमें अनहेल्दी डाइट है, इनएक्टिविटी है, लैक ऑफ सोशलाइजिंग है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस एंड प्रोसेस्ड फूड। ये हमारी लाइफ का इस समय हिस्सा है या नहीं है? आप मानते हैं इस सबको? ये हमारी लाइफ का हिस्सा है। और जब ये हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया, जब ये हमारी लाइफ की रूट बन गई, जड़ बन गई, इसके ऊपर हम टॉपअप क्या करते हैं? हमको जो मिलता है दैट इज अगेन दोज फैक्टर्स लाइक ओबेसिटी, थायराइड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्ट डिजीज एंड पीसीओएस। ये कुछ बीमारियां जो लिखी जा सकी ताकि ये चाट पान की दुकान न बन जाए। अदरवाइज इसमें इतने सारे फैक्टर्स हैं जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप अभी इसमें आप एक कॉमन चीज देख रहे होंगे, आजकल बहुत कम एज में लोगों के बाल झड़ जा रहे हैं। दैट इज अगेन अ फैक्टर फॉर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स यू फाइंड दैट डाउन देयर इन द रूट्स एक्चुअली। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये बार बार एक स्लाइड बता चुके हैं, दूसरी स्लाइड फिर उसी को सिंप्लीफाई करके क्यों बता रहे हैं? बिकॉज आई प्रॉमिस यू नॉट टू टेल यू एनीथिंग। मैं आपसे कुछ बताने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूं कि आपको इतना सिंप्लीफाइड तरीके से रिपीट कर दूं कि वो चीजें आपके दिमाग में भर जाएं, घुस जाएं, सेटल हो जाएं। यू मेक देम रिमेंबर ऑल द टाइम, यू डू, यू गो एंड यू एक्ट अपॉन, राइट? तो अगर हम सीड, हम सब लोग कहते हैं जो करेंगे वो होगा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो भैया अब हम जो भर रहे हैं, हमें हार्ट प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है, आई कहां से? राइट? हम ओबेसिटी में हैं, हम थायराइड में हैं, ये सब प्रॉब्लम्स है, आई कहां से? दैट डाउन देयर इज दैट। आप कहते हो हम तो हमारा प्रोसेस फूड खाया नहीं जाता। मैं कल रात की आपको इंसिडेंस बताऊं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट मुझे 2-3 बार सुन चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं हर उस तरीके से समझाऊं जो पॉसिबल है। कल रात में हम हमारी वाइफ के साथ में और एक और लोगों के साथ में कुछ सामान लेने गए, हाउस होल्ड। कैन यू बिलीव, मैंने उसे जो संभव था लेने दिया, उसने आटे की ओर देखा, मैंने कहा ये आटा लेने नहीं दूंगा, घर में खाना बने या ना बने। ईदर आई विल बी गोइंग फॉर खुला आटा फ्रॉम द मार्केट और आई विल बी मेकिंग इट अरेंजिंग। या तो मैं किसी मरीज से कहूंगा या किसी जानने वाले से कहूंगा भैया मेरे आटा एक निश्चित कंपोनेंट का आटा है वो भिजवाओ। कैन यू बिलीव इट? वहां लोग मुझे देख रहे थे। मैंने कहा देखने और ना देखने का फर्क नहीं है, आप किसी भी तरीके से इंसल्टेड नहीं हो सकते हैं अगर आपको उस चीज में कन्विक्शन है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, प्रोसेस फूड की जब आप बात करते हैं तो आपको लगता है आटा तो प्रोसेस फूड है ही नहीं, आटा भी उसी में आता है। पहले हम लोग की टॉक हो चुकी है, उसमें हम लोग पानी की बात करते हैं। आप देख लीजिए जो पानी आप मिनरल वाटर पी रहे हैं, आप तो खैर ये बात सबको पता है, मैं पिछले 10 साल 11 साल से इंडिया में कह रहा हूँ, आप पानी की बोतल में देखते तक नहीं कि उसमें लिखा क्या है। उसमें केवल इतना लिखा है वो प्योर ड्रिंकिंग वाटर, उसमें कोई मिनरल नहीं है, रादर इट इज डीमिनरलाइज्ड वाटर, और आप उसे पागलों की तरह पी जाते हैं। आपने कभी जानने की कोशिश भी नहीं करी कि पानी जो बोतल बंद आप पीते हैं उसका टेस्ट कभी अजीब लगता है। क्यों लगता है वो अजीब टेस्ट? एनी गेस? वो टेस्ट अजीब इसलिए लगता है क्योंकि आपकी जो जीभ है, जो टंग है, इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स। इसमें टेस्ट के जगह जगह ग्रंथियां हैं। तो जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो वो टेस्ट ढूंढती है। तो जो रेगुलर वाटर आप पीते हैं वो रेगुलर वाटर में कुछ मिनरल्स होते हैं प्लस माइनस, ठीक है? वो मिनरल कुछ टेस्ट डेवलप करते हैं। आपको कभी पानी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, राइट?
लेकिन जो आप बोतल में पानी पी रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, देयर इज नो मिनरल एट ऑल। तो टेस्ट बर्ड्स ढूंढती रहती है कि इसका टेस्ट क्या है, एंड फाइनली द रिजल्ट इनटू कि इसका कोई टेस्ट ही नहीं है। आप अपनी बॉडी की भी नहीं सुनते और आप कहते हैं भाई साहब इसका टेस्ट बड़ा खराब कर, नहीं अभी अभी फिल्टर बदला है। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आप समझने की कोशिश कीजिए जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। आप सब लोगों को प्रोसेस फूड से 2 एग्जाम्पल मैंने दिए। ना आटे के बिना आप जिंदा रह सकते हैं, आप कुछ भी बनाएंगे उसमें आटे की जरूरत पड़ेगी, और कुछ भी करेंगे उसमें पानी की जरूरत पड़ेगी। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी फिल्टर ला रहे हैं, लगा है नहीं लगा, डोंट नो, आप कार्बन फिल्टर का ही यूज करें अगर आपको फिल्टर पानी पीना है तो, नहीं तो ना करें। मेरे यहाँ पे लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन के पीरियड में कार्बन फिल्टर मिला, लगा। उसके पहले तक 21st सेंचुरी में रह रहा हूं, पढ़ा लिखा हूं, डॉक्टर ही हूं, और मेरी वाइफ पानी खौलाती थी, छानती थी, उसके बाद बॉटलिंग करती थी और ठंडा करके हम लोग पीते थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसका आप जब कहते हो ना ये कैसे करें, तो उसके बदले आप खराब करना शुरू कर देते हो। शॉर्टकट ढूंढेंगे तो फिर लाइफ को तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। गॉट माय पॉइंट? ओके, सो लेट्स मूव अहेड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको 2 चीजें बताने की कोशिश करी इन 2 स्लाइड्स में। पहली, जो आप सरफेस पे चीजें देख रहे हैं, इस स्लाइड पे जो चीजें आप सरफेस पे देख रहे हैं, ये सरफेस है, कोर नहीं है। इसका कोर आप देखेंगे बीच में लाइफस्टाइल डिजीज है, पॉइंटर है क्या? इसका कोर है लाइफस्टाइल। और जब आप ऊपर के फ्रूट्स की बात करते हैं जो आपको लाइफ में मिल रहे हैं फ्रूट्स, उसका कोर है प्रोसेस फूड, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, स्मोकिंग एंड ऑल, लैक ऑफ सोशलाइजिंग एंड ऑल। लैक ऑफ सोशलाइजिंग की मैं आपसे बात करूं, मैंने अभी भी एक नाम लिखा है अपने पास की डायरी में। नाम तो अभी नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि मैंने पेशेंट से बात नहीं करी कि नाम उसका जनरलाइज करूं या नहीं। ये 3 दिन पुरानी बात है। इट इज ऑफ मंडे रात में मेरे पास 10:02 पे एक फोन आता है और वो पेशेंट कहता है मुझे कि सर मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ। वो लखनऊ में किसी होटल में स्टे कर रहे थे करीब 20 दिनों से, उनका कुछ काम था बड़ा, और उन्होंने कहा सर बहुत लो फील कर रहा हूँ, मैं क्या करूं? और मैं बिजी था कुछ करने में। मैं आपको बताऊं, मैं उस समय एक राष्ट्र कवि हैं डॉक्टर नरेश कात्यायन, उनके साथ बैठा हुआ था, और मैंने बिना कुछ करे, ना उनको कोई ब्रीफ किया ना पेशेंट को कुछ ब्रीफ किया, मैंने उससे कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आपका बेटा ये वो सब कैसा है? तो कह रहा सर वो सब तो ठीक है लेकिन मैं लो फील कर रहा हूँ, उसके लिए क्या करूँ? मैंने कहा वही तो कोशिश मैं भी कर रहा हूँ कि आप लो फील कर रहे हैं तो ना करें। और मैंने फोन लेके डॉक्टर साहब को दे दिया, डॉक्टर नरेश कात्यायन। डॉक्टर नरेश कात्यायन की एक पोयम है, अगर आपने कभी नाम सुना होगा, रावण का आक्रोश, वो बहुत फेमस हुई और उनके ऊपर लखनऊ यूनिवर्सिटी में शोध पेपर भी फाइल हुआ है, सेकंड पेपर अभी एमए का कोई फाइल हुआ है। तो मैंने फोन उनको दिया, एंड कैन यू बिलीव, मैं अपना काम खत्म करके उन्हीं के घर पे दूसरे बेडरूम में जाके सो गया, और वो बात चलती रही, और वो बात करीब 1.5 घंटे से ऊपर हुई। अगले दिन मैंने मरीज को सुबह फोन किया, कैसी तबीयत है? कह रहा सर मजा आ गया। आई कैन नॉट डिस्क्राइब कि क्या क्या बातें हुई, मुझे भी नहीं पता था क्या बातें हुई। जब आप लोग लैक ऑफ सोशलाइजिंग की बात करते हैं और साथ साथ आप स्ट्रेस की बात करते हैं, ये दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं। आप अपना बचपन याद करिए, छोड़ दीजिए अपना बचपन की बजाय आज आप अपने बच्चों का बचपन याद कर लीजिए। बच्चा जब पेपर दे के निकलता है और पेपर देने जाता है, दोनों में स्ट्रेस होता है। वो क्या करता है? वो सबसे पहला काम करता है, बगल वाले से पूछता है तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? बताइए मैं गलत कह रहा हूं? बचपन से ही तो सीखते हैं ना आप। सबसे पहला काम तुम्हारा, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो क्या पूछते हैं? यार तुम्हारा कैसा हुआ, क्या सवाल पूछे मुझे बताओ, राइट? आप स्ट्रेस रिलीज करने के लिए एक ही काम करते हैं, बात करते हैं। और आप इतने स्मार्ट हो गए कि आप बात करना नहीं चाहते। मैंने देखा है लोगों को, लोग आमने सामने बैठे रहते हैं आधे घंटे और मुंह बनाए रहते हैं कि मैं ज्यादा स्मार्ट है तुम ज्यादा। अरे भैया आदमी हो, जंगली नहीं हो। ह्यूमन इज सोशल बाय नेचर, इज इट और नॉट? बंदर नहीं भूले, गैया नहीं भूली, कुत्ते बिल्ली नहीं भूले, हम इतने स्मार्ट हो गए कि हम भूल चुके हैं कि हम सोशल है। और हम सोशल कहाँ होंगे? शादी पार्टी में, जहां पे उस आदमी से मिल रहे हैं जिससे दोबारा मिलना नहीं है। ये सब बातें आप पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं, लेकिन मैं पूरे कन्विक्शन से कह रहा हूं कि अगर आपको लाइफस्टाइल डिजीज से बचना है, आपको मोटापा, थायराइड, एंजाइटी, डायबिटीज, कैंसर, स्पेशली कैंसर आई एम टॉकिंग ऑफ, हाइपरटेंशन, हार्मोनल इंबैलेंसेस, हार्ट डिजीज और पीसीओएस से बचना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इन रूट्स को ठीक करने के।
मैं बताऊं 21 जनवरी को मेरी एक ऑन्कोलॉजिस्ट से किसी पेशेंट के रेफरेंस से बात हो रही थी और उन्होंने एक इंजेक्शन लिखा उस पेशेंट को 4,40,000 का एक इंजेक्शन। दुनिया में एक ही कंपनी है वो बनाती है, 6 इंजेक्शन की डोज लगनी है, बाकी इलाज भी चलना है और कैंसर खत्म हो जाएगा इसका कोई चांस नहीं है, चांसेस केवल रिड्यूस होंगे थोड़े से। What I'm trying to say, आप वो करने के लिए तैयार हो, आप रॉकेट बन जाने के लिए तैयार हो, लेकिन आप बहुत छोटा सा काम नहीं करते जो करके आप इतने बड़े हुए हो और जो आपका बच्चा खुद भी करना चाहता है। ठीक, तो जो पेशेंट का मैंने उदाहरण दिया वो इसलिए दिया कि लैक ऑफ सोशलाइजिंग। आपको लगता है कि आप लोगों से हाथ मिलाते तो आप सोशलाइजिंग कर लेते हैं, इट इज अ फेक। ये शूडो इम्पोजियम में जो आप अपने बार बार मैं आप कर रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको गुनहगार मान रहा हूं, ऐसा नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं ना, आप मुझसे कुछ लाभ लेने के लिए बैठे हैं तो मैं आपको बस वो बताना चाह रहा हूं जो आप भूल चुके हैं, पता आपको भी है। अगर आप लोगों ने रस्किन बॉन्ड की एक ऐसे पढ़ा होगा द बैंयन ट्री, और नहीं पढ़ा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं नोट कर लीजिए, इसको पढ़िए। द बैंयन ट्री में आप पाएंगे कि एक बरगद का पेड़ था जो अपने सामने कई पीढ़ियों को बदलते हुए देखता है और वो बताता है, वो अपना कष्ट बताता है कि एक समय था जब मोहल्ले के लोग एक दूसरे की बेटी की शादी या एक दूसरे के घर की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए नियम से शाम को मिलते थे, और आज हर आदमी डेवलपमेंट की भागदौड़ में इतना बिजी हो गया है। यहाँ पे मैंने डेवलपमेंट एक चीज बताई थी, ये देखिए कहीं पे था डेवलपमेंट, कोर में देखिए डॉटेड लाइन के अंदर और कोर के ऊपर डाइट के नीचे डेवलपमेंट लिखा हुआ है। मैंने आपसे बताया था कि जो सरफेस पे चीजें आपको दिख रही हैं ये आउटकम है बीच की चीजों का, और ये कोर है लाइफस्टाइल का। डेवलपमेंट की भागदौड़ में हम इतना बिजी हैं कि हमारे घर से कोई फोन आता है हम लोग क्या करते हैं, रखो बाद में बात करते हैं। यार उसी से बात नहीं कर रहे हो जिसके साथ तुम्हें जिंदगी भर रहना है। इज इट पॉसिबल? मतलब आप सोच के देखो ये संभव है क्या? आप जिसके साथ रहना है जिंदगी भर, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, तो आप स्ट्रेस नहीं होगे तो क्या पड़ोसी स्ट्रेस होगा या कोई मंगल ग्रह का आदमी आके स्ट्रेस होगा? बट आई एम टॉकिंग स्ट्रेट, आई एम ट्राइंग टू टॉक प्रैक्टिकल एक्चुअली। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्रोसेस्ड फूड आपको पता ही नहीं किस किस तरीके से आप ले लेते हो। स्ट्रेस, इस समय मैं बोल रहा हूं मैं भी स्ट्रेस हूं, लेकिन दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉजिटिव स्ट्रेस। मैं चाहता हूं कि आप समझें, आप मुझसे समझें या ना समझें, मैं बता रहा हूं तो आज के बाद आप ढूंढना शुरू करेंगे, करना शुरू करेंगे। आई एम स्ट्रेस्ड, ऑफ कोर्स आई एम स्ट्रेस्ड। मैं स्ट्रेस रहता हूं इस बात से कि आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि आप सीधी सीधी बात को नकार दें, आप उसे ध्यान ही ना दें। हम सब लोगों का कहीं ना कहीं कोर गांव है। अनफॉर्चुनेटली मैं कभी नहीं रहा, मैं कभी जा ही नहीं पाया। मैं बचपन में परमिशन लेके अपने एक फ्रेंड की बहन की शादी में 8th क्लास में था तो कहीं गांव पहली बार मैंने देखा। लेकिन हमें नहीं लगता हमारे जितने दुर्भाग्यशाली आप सब लोग होंगे गांव से आए हैं और आप अजीब हो गए, नॉट पॉसिबल। और हम गांव से नहीं आए और हम गांव की जैसी बात कर रहे हैं, ये भी अगर ये पॉसिबल है तो वो कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता है? तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सोफिस्टिकेटेड बनिए, अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करिए, अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने द्वारा शब्दों के चयन को सही तरीके से इस्तेमाल करने में, लेकिन अपनी हेल्थ से संबंधित कोर को मत भूलिए। राइट, सो मूव फॉरवर्ड। जब मैंने बात करी लाइफस्टाइल तो अभी एक नई चीज मैं बताने जा रहा हूं, नई मतलब जिसकी बात कम होती, दैट इज एडिपोसिटी। एडिपोसिटी इज द न्यू कोर। जब आप कोर की बात करते हैं तो नया कोर जो है लाइफस्टाइल था, उस लाइफस्टाइल के अंदर भी एक कोर छुपा हुआ है, दैट इज एडिपोसिटी। एडिपोसिटी अपने हाथ पैर में सब लिया हुआ है, देखिए हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और हाइपरलिपिडेमिया और डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। उसके नीचे एक छोटा सा मतलब कटआउट सा रखा हुआ है, लाइक ओबेसिटी उसके सेंटर में है जो आप देख पा रहे हैं, मोटा बोल्ड, और साथ में बहुत सारी चीजें, डेंटल कैरीज एंड ऑल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप सब लोग कहते हैं ना मोटापा से प्रॉब्लम होती है, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि मोटापे से प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें, अगर आप प्रोपोर्शनेट हैं, आपका बॉडी टाइप अगर प्रोपोर्शनेट है तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। इसको आप पता नहीं कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा या कोई स्नैपशॉट ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं जो चीजें आपको पता नहीं है या जो चीजें आज अभी मेडिकल लॉबी को नहीं पता इंडिया में। समस्या सारी की सारी खड़ी होती है एडिपोसिटी से। एडिपोज मतलब फैट टिश्यू का डिपोजिशन सॉरी। आपके पूरे शरीर में जो भार है वो 3-4 फैक्टर्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला, आपका वजन आता है स्केलेटन मास से, यानी आपकी टोटल हड्डियों का जो ढांचा है वो कितना भारी है, वो कितना मजबूत है, पहला भार
वहां से कंट्रीब्यूट होता है। दूसरा भार आप कंट्रीब्यूट करते हैं मसल से, मांसपेशियों से। स्केलेटन यानी कि जो हड्डियां हैं वो आपको, ये बड़ी बेसिक कक्षा 6-7 की बात है, 6-7 स्टैंडर्ड टॉक व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। स्केलेटन गिव्स यू शेप, मसल गिव यू स्ट्रेंथ, एंड देन जब खूबसूरती यानी कि कार का इंजन बन गया, अब हम उसमें कॉस्मेटिक इफेक्ट डालने वाले हैं, दरवाजे एंड ऑल दैट, पेंट, राइट? सो दैट इज ऑल अबाउट स्किन, फ्लेश एंड ऑल फैट। सो एडिपोज टिश्यू मतलब फैट। आपके शरीर में फैट का एक्स्ट्रा डिपोजिशन बीमारी लेकर आता है, फैट से प्रॉब्लम नहीं है। यानी अगर आप चारों तरफ से गोल हैं, अंदर से मजबूत हैं, तो जस्ट फॉरगेट अबाउट डिजीज। आपको ध्यान है पुरानी हिंदी फिल्मों में जो एक आदमी किसी गाने में भांग घोंटा करता था, काफी बड़ा सा पेट हुआ करता था उसका। आपके मोहल्ले में भी जरूर एक आध आदमी इस तरह का जरूर रहा होगा जब आप छोटे रहे होंगे। आप मतलब व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आज 50-55 साल का है उसके बचपन का कोई आदमी। और आप देखिए उतने मोटे लोगों में से कितने लोग हार्ट अटैक से मर गए? हार्डली नहीं। वो सब अपनी जीवन जिए, बड़े बूढ़े हुए, किसी का पैर खराब हो गया, घुटने चल नहीं पा रहा है, बैठा रहा, सालों यही चलता रहा। मोहल्ले में आप देख रहे हैं आदमी पता लगा कुछ साल बाद नहीं रहा। लेकिन आज अगर आप उतना मोटा आदमी पहली बार तो देखते नहीं है, और अगर देख लें तो रूह कांप जाती है कि मर जाएगा, और मरता खैर है कि नहीं, गॉड नोज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मोटापा और केवल पेट का मोटापा, इन दोनों में बहुत फर्क, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने भार को अगर असेस करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं मोटा हूं, मोटे से आदमी असेस करता है कि मैं भारी हूं, ओवरवेट हूं, तो यहाँ पे 2-3 चीजें मैं बता दूं। आप अगर अपने ऑप्टिमल वेट से 8 किलो ज्यादा हैं तो आप केवल ओवरवेट हैं, और आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बात ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप भले बहुत पैनिक ना होते हैं, लेकिन आपकी फैमिली की नई जनरेशन बहुत पैनिक रहती है। 500 ग्राम वजन बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं मर जाएंगे हम, पता चला उसको कम करने के लिए वो मरा जा रहा है, या गॉड नोज घर में क्या होता होगा, आई डोंट नो। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आज आप देखिए डायबिटीज होने के बाद जब आदमी कहता है हमने एक रसगुल्ला खाया तो हम खाना नहीं खाएंगे, उसी तरह से हमें बच्चे कहते हैं हमने पिज्जा खा लिया तो हम खाना नहीं खाएंगे। दिस इज स्ट्रेंज, दिस इज रियली स्ट्रेंज, राइट? इसीलिए पहली स्लाइड में मैंने बात करी है एडल्ट एंड फीटस। बचपन से लेकर के जो लाइफस्टाइल आ रही है वो एडल्ट ऑनसेट में जा रही है, इसलिए लाइफस्टाइल एडल्ट एंड फीटस की मैंने बात करी है। बहुत कोर बचपन में जाकर के भी अगर देखेंगे तो वहां से भी डिजीजेस पैदा हो रही है, राइट? ये ओबेसिटी का नया फैक्टर है जो आपके सामने सारे डेटा फिगर्स हैं, इनको ना मैं बताना चाहूंगा ना आपसे कहूंगा कि आप याद करें, पढ़ लें केवल, ठीक है? इट्स टाइम, इट्स नाउ एंड द टाइम ऑफ ओबेसिटी जो भी है। हाउ डू आई नो वेदर आई एम ओवरवेट एंड दिस एंड दैट? तो बीएमआई यहाँ पे लिखी हुई है, ये वो स्लाइड है जो मैं बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता आपके लिए। क्यों, वो बताता हूं। आप कोई बुक अगर आपके यहाँ से पब्लिश होती है, बुक, सिंपल बुक, तो उसमें एक इंडेक्स दिया जाता है, किस पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर है, ये लिखा रहता है ना उस पे। जब आप बीएमआई की बात करते हैं, आप बहुत हेल्थ सेंटर्स पे जाते हैं, बेसिक बीएमआई, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब आप स्ट्रेस की बात करते हैं और आप अपनी हेल्थ असेसमेंट की बात करते हैं, तो जैसे ही बीएमआई में आप जाएंगे आप स्ट्रेस हो जाएंगे, ठीक? बीएमआई केवल आपसे यह बताने की कोशिश करता है कि आप मोटापे के कौन से इंडेक्स पे खड़े हैं, बस। वो ये कतई आपको नहीं बता पाता कि ये वेट कंट्रीब्यूट किसने किया, फैट ने कंट्रीब्यूट किया, मसल ने कंट्रीब्यूट किया, या स्केलेटन मास ने कंट्रीब्यूट किया, which particular portion or all portion have contributed to this particular weight in which proportion। तो बीएमआई में जाने की बजाय मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहली मैंने आज क्या बात बताई, पहली मैंने बात बताई थी ना, कोई एक चीज अभी जिक्र आया था, लिखने के लिए कहा था मैंने, फॉरगेट। दूसरी मैं बात बताने जा रहा हूं, आप लोग हमेशा जब भी करें बॉडी स्कैनिंग करें। मैं खुद भी नोट करता जा रहा हूं, उसको समराइज कर दूंगा बाद में। आप वेट लेने के बजाय बॉडी स्कैन करें, आपको पता नहीं चलता आप मोटे हो गए, आपके कपड़े टाइट हो गए, आप मोटे हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब आप इसके लिए वेट करेंगे तब पता चलेगा आपको आप मोटे हो गए। व्हाट नॉनसेंस, राइट? आप झुक करके फीते बांध लेते हैं, अब आप झुक करके फीते नहीं बांध पाते, आप मोटे हो गए। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस आ गई है? सिंस हम लोग अब कोर नहीं बचे ना,
हमने अपना जो सिंप्लिसिटी थी खो दी, हर चीज में बताना चाहते हैं। देखिए हमारे पास पहले, आज देखिए आज 15-20 साल पहले जिसके पास वेइंग स्केल होता तो लोग कहते थे भाई बड़ा अपडेटेड है। अब जिसके पास कांच वाली स्केल होती लोग कहते हैं ये बड़ा अपडेटेड है। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम केवल पैसे खर्च करते हैं ये दिखाने में सारा ध्यान रख रहे हैं, हमारा ध्यान और कहीं नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आपको वो टाइम भी ध्यान होगा, पता नहीं मुझे कितने लोग मेरी बात से सहमत होंगे, रेलवे स्टेशन में जब कुछ नहीं मिलता था तो जो लगेज वाला काउंटर होता है वहां पे जो लगेज तौलने की मशीनें होती थी उस पर लोग खड़े होकर वेट कर लेते थे। बताइए हाँ या ना? क्या उस समय लोग उतने बीमार हुआ करते थे? क्योंकि हम तब एक्चुअली अपने बारे में जानना चाहते थे बस। अब हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं। अब यहां पे भी अगर कॉस्मेटिक इफेक्ट और शो ऑफ आ जाएगा तो जो एक और चीज है मुझसे मिस हो जाएंगे। ये स्लाइड डालने का मेरा पर्पज ये था कि जो भी फिगर आप देख रहे हैं, इन फिगर से आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो। आप समझ गए मेरी बात? दूसरा, BMI के डोंट गो विद BMI, गो विद बॉडी स्कैनिंग दैट टेल्स यू what percentage or what exact weight is contributed by which factor. Either your entire 80 kg or 100 kg is being contributed by fat or by bone or by water or by muscle mass or which portion, right? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे लिखी हुई है, obesity is killing but it is preventable. मोटापा जो है वो टाला जा सकता है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि आप वजन पे जाने की बजाय झुकिए और अब पैर के जूते के फीते बांधिए। अगर आप नहीं बांध पा रहे तो आप भैया मोटे, आप कॉन्शियस हो जाइए, ठीक। कैसे कॉन्शियस होंगे वो बात अभी हम बताते हैं। डॉक्टर साहब से बात कर लिया आपने? ये कुछ फैक्ट्स हैं, क्योंकि मेरा टॉपिक लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मोटापा। मोटापे में भी फैट का मोटापा, क्योंकि आप अपने ऑप्टिमल वजन से अगर 8 किलो तक ज्यादा हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर अगर है तो आपको इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने बॉर्डर लाइन शुगर का नाम सुना होगा। शुगर है लेकिन बॉर्डर लाइन है, सुना है ना? उनकी फास्टिंग 110 रहती बस बढ़ती नहीं है, या उनकी बीपी 160-70 रहती बढ़ती नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो प्लस माइनस रहते हैं। उसी तरह से अगर आपका वजन 8 किलो तक है, मरना नहीं है आपको। कॉन्शियस होइए और अवेयर होइए कि आप किस तरीके से इसको कम कर सकते हैं, या नहीं भी है तो बढ़ने ना दें कम से कम, ठीक। अब आते हैं आगे वापस अपना कोर ऑफ द इशू जो है, दैट इज फ्यू फैक्ट्स अबाउट लाइफस्टाइल डिजीजेस। जब आप मेडिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं तो आप जाने बचा पा रहे हैं। कोई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो गया, उसी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर में पस पड़ गया, आदमी मर गया, सेप्टिसीमिया हो गया, वो नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे एडवांसमेंट है ऑपरेशंस में, सर्जरीज में। आप जब मेडिसिन की बात करते हैं, दवाई की जब आप बात करते हैं, तो आप हमेशा कैच में, यू आर इन कैच। व्हाट काइंड ऑफ कैच इज दिस? आप ज्यादा जी रहे हैं लेकिन बीमारी के साथ। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या वो मेरी बात से सहमत हैं? आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको बताऊं, मैंने पूरी लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में पेशेंट्स ट्रीट करने के अलावा केवल एक व्यक्ति को देखा जिसको गठिया था। गठिया में लोग, यहाँ जो पढ़े लिखे लोग कुछ ज्वाइन कर रहे हैं मुझे, जिन्होंने सुन रहे होंगे, वो कंफ्यूज होंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस कह देंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज नॉट गठिया। गठिया, मैं क्यों हिंदी की बात कर रहा हूँ? अभी एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे कहा था इंग्लिश, मतलब मैं आपके साथ हूँ, आई विल बी ब्रीफिंग इट ऑल इन इंग्लिश इफ यू विश मी टू से, बट मेजॉरिटी जो है उसकी वजह से मुझे कहा गया कि मैं हिंदी करूं, बट आई एम कंफर्टेबल टॉकिंग यू इन इंग्लिश एंड ब्रीफिंग व्हाटएवर यू विश टू लेट यू नो इन इंग्लिश। बट क्योंकि हमारा जो ब्रेन, सॉरी, अच्छा ओके, मैं आपको बताऊं क्यों मैं हिंदी में बोल रहा हूं अभी, या अगर मैं केरल जाऊंगा तो इंग्लिश में क्यों बोलूंगा? मराठी जानते ही नहीं तो बोल ही नहीं सकता, वहां तो चॉइस पूछूंगा, भैया जो बताओ क्यों बोल रहा हूं, वो समझा देता हूं। आप अगर चाइना में पैदा होते, अगर आप चाइना में पैदा होते तो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? क्या लैंग्वेज? चाइनीज। और अगर जापानीज में होते तो, जापान में होते तो जापानीज बोलते हैं। भैया मेरी बात समझो, हम इंग्लिश बहुत अच्छी जानते हैं, हम तो पढ़े ही अमेरिका में, लेकिन हमारा ब्रेन जो लैंग्वेज समझता है वो लैंग्वेज है हिंदी, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। इसलिए हम कंफर्टेबल हो सकते हैं किसी भाषा में, लेकिन हमको कोशिश ये करनी है कि हम
कोर ऑफ द लैंग्वेज, इमेजेस जिस लैंग्वेज में हम समझते हैं वो लैंग्वेज हमें समझनी चाहिए। तो गठिया क्यों बोला मैंने, गठिया से बात क्यों निकाली, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। गठिया मतलब गांठें, गांठें मतलब जब आपके शरीर में गांठें पड़नी शुरू हो जाएं वो बीमारी है गठिया। लेकिन आज कॉमनली हम क्या कहते हैं, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग गठिया क्या कहते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या ऑस्टियोआर्थराइटिस को गठिया कह देते हैं। गठिया भैया होते ही नहीं किसी को। और क्या है, मेरा ये वीडियो जा रहा होगा ना, मेरी उंगली आप देख पा रहे हैं, ये उंगली जो है ये सीधी है, या ये देख लेते हैं क्योंकि इसमें अंगूठी नहीं है, ये सीधी उंगली है। अगर मैंने इसे मोड़ा तो ये गांठ आई, गांठ आ गई, वीडियो आ रहा है ना वहां पे, हाँ। अब या ये दूसरी गांठ आ गई, ये मेरी कलाई है, सीधी है, मैंने ऐसे कर लिया तो गांठ आ गई। जब आपके शरीर के सारे जॉइंट्स लॉक होने शुरू हो जाएं, आप बिल्कुल गठी जैसे बन जाएंगे, दैट इज व्हाट कॉल्ड गठिया। करेक्ट? होती बीमारी नहीं होती है, लेकिन आज इतने लोगों को यूरिक एसिड का टेंडेंसी बने हुए हैं, कम ही नहीं होते, सालों साल लोग दवा खा रहे हैं। क्या ये सारे के सारे गठिया के मरीज नहीं है? बताइए। क्यों मैं ये बात आपसे कर रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप इस समय जी तो रहे हैं ज्यादा, लेकिन बीमारी के साथ। क्या ये जीवन है? ये तो बस ये है कि आप जितने दिन जिएंगे उतने दिन थोड़े पैसे कमा लेंगे, लोगों से कहेंगे देखो मैं जिंदा हूं, मैं कपड़े नए खरीद लूंगा, मैं घर एक नया बना लूंगा। इट इज लाइक झूठी खुशी मैं दूंगा, और अल्टीमेटली हम लोग वहीं जाके लैंड करेंगे कि भैया अब ये जी अब ना रहे तो बेहतर है। समझ पा रहे मेरी बात? आप वो जीवन क्यों नहीं ध्यान कर पाते जो आपके नाना ने और दादाजी ने जिया है? हैप्पी गो लकी, जब तक रहे खुश रहे, ठीक। और अगर उसको हम आज फिर से जीना चाहते हैं तो उसकी कुछ बातें अभी होंगी, उन पे हम लोग फोकस करेंगे। So we are living longer, but with the more diseases and pain. With the present lifestyle, people are vulnerable to various diseases, which make them dependent on medications. और कमाल की बात क्या है, एक तरफ हम आधुनिक मेडिकल साइंस की, मॉडर्न मेडिकल साइंस की या मॉडर्न मेडिसिन की बहुत प्रशंसा करते हैं, और दूसरी तरफ ऑन द सेम हैंड, सेम नोट, उसकी खूब बुराई करेंगे। डॉक्टर ऐसे हैं, डॉक्टर वैसे हैं, दवाइयों में कमीशन, दवाई की तो जरूरत ही नहीं है। तो भैया तुम बिना दवा के भी ठीक रह लो, वो भी नहीं होता। दवा खाओगे, खाना नहीं चाहते, दवा ना खाओ उसके लिए कुछ करते भी नहीं हो। आपको अजीब नहीं लग रहा? आप लोग इस समय जितनी शेखी मारते हैं ना कि हम सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, आपसे ज्यादा तो आपके बाप कर लेते थे। किस बात की आप शेखी मार रहे हो भैया? आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूं तो? हमने वो बचपन जिया है जब आया आती थी, हम लोगों के स्कूल ले जाती थी, पैदल जाना होता था, पैदल आना होता था। आज वो डिलिब्रेशन भी बच्चों से छीन लिए गए। वैन में ठूस के जाओ, मतलब उसमें सफोकेट होके, मतलब बच्चे की क्या हाल होता है पता नहीं मुझे, लेकिन वो पैदल नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? कुछ दूर चला जाए, रिक्शे से चला जाए, वो एक्सप्लोर ही नहीं कर सकता खुद को, कंस्ट्रेंट है, क्योंकि जीवन शैली बदल गई हमारी। गॉट इट? मैं बार बार फोकस ये करना चाह रहा हूं कि आप मेरी बात बिल्कुल ना सुने, उसको समझने की कोशिश करें। बीमारी लाइफस्टाइल वाली आ कहां से रही? राइट? तो जब आप कहते हैं कि हम वॉक करेंगे तो हमारा दिल अच्छा रहेगा, तो आपके पापा भी वॉक करते थे तो उनका दिल ज्यादा अच्छा तो नहीं था। लेकिन जब वो वॉक करते थे तो उनके टाइम की क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी थी, उनके टाइम पोल्यूशन कम था, उनके टाइम स्ट्रेस कम था, उनके टाइम खाना थोड़ा अच्छी क्वालिटी का था। यानी जब वो वॉक करते थे तो सब कुछ प्लस था। आज आप उतनी ही वॉक करते हैं और सब कुछ माइनस है, और आप कहते हैं कि आप ठीक रहेंगे। क्या ये बिल्कुल बेवकूफी नहीं है? इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूं, इसलिए ये प्रेजेंटेशन की आज वैल्यू है कि मैं उन झूठी बातों को बिल्कुल एलेबरेट नहीं करना चाहता कि आप वॉक करिए, ये करिए, वो करिए और दुनिया बदल जाएगी। दुनिया कतई नहीं बदलेगी। कुछ बहुत बेसिक और प्रैक्टिकल चीजें हैं, जब तक आप वो नहीं करेंगे दुनिया बिल्कुल नहीं बदलेगी। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? ओके, so next point is that lifestyle diseases are the one caused by the way people live their life. This is commonly caused by the lack of physical activity and unhealthy eating, pollution as well as consuming of alcohol, drug and smoking. इतनी चीजों से ये चीजें होती हैं, ठीक है? पहले हर चीज पैसों से, क्योंकि इस समय जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं वो अर्थ जगत है, उसमें सब कुछ पैसा ही वैल्यू है।
पहले आप लोग देखते थे कि आप किसी लोकल मार्केट में गए, उसने आपको कुछ दिया, आपने उसको कुछ दे दिया, बात बन गई। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप भले किसी चीज का ट्रेड करते हैं, आप वो चीज खरीदेंगे अलग से, लेकिन आप जो चीज बेचेंगे उसका पैसा आप लेंगे अलग से। तो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मनी। पहले पैसा कम था, शराब डेली पी नहीं जा पाती थी, कभी कभी पी जाएगी, या हो सकता कोई पिलाए तो हम पी लें, लेकिन अब क्योंकि जेब में पैसा तो हम पी लेंगे। आप लोगों को टाइम ध्यान है 90s, 88, 86, 84, 90, 95, 96 तक का। आप अगर सोचेंगे हम लखनऊ में कहीं जाके चाय पी लें तुरंत, तो होटल नहीं मिलते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बताएं मुझे, कोई हाँ ना तो करे। आप मैम समझ पा रही हैं? आज आप चाय छोड़िए, आप जहां करते हैं लाओ अच्छा मीठा खा लिया जाए, क्यों खा लिया जाए, क्यों खा लिया जाए? पहले होता था कि आदमी जो खाना होता था उसे थोड़ा ही सही पैक कराता था, पूरे घर खाता था। अगर आपको मेरी बात ध्यान है तो एक तो पैसा ज्यादा, ऊपर से बिगड़ने के संसाधन इतने ज्यादा कि आप पहले वहीं खा लेंगे, फिर खाने के बाद कहेंगे अच्छा पैक कर दो, फिर घर जाके फिर खाएंगे। खाना अभी बचा हुआ वो एडिशनल है। इतना ज्यादा खाए ले रहे हैं और आपको लग रहा है आप कुछ खा ही नहीं रहे, और बीमार अलग से, और भगवान से झगड़ा, भगवान हमको बीमारी क्यों दी? दैट्स नॉट राइट। ये क्रिमिनल है, दिस इज क्रिमिनल। भगवान से कंप्लेन बेवजह और खुद के ऊपर क्राइम भी बेवजह, और कह रहे हो कि भाई मैं मुझसे मासूम तो कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं चलता। लाइफस्टाइल डिजीजेस की जो मैंने अभी जितनी भी बातें करी हैं उसके कुछ फ्यू पॉइंट्स थे। तो ये पहला पॉइंट है आपके सामने आ रहा है, जिसे कहते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज। व्हाट आर द लाइफस्टाइल डिजीजेस? सो लाइफस्टाइल डिजीजेस व्हिच आर affecting us commonly as obesity, type 2 diabetes, heart disease, stroke, depression and metabolic syndrome are also high blood pressure, heart attack, Alzheimer disease, arthritis, atherosclerosis, asthma, cancer, chronic liver disease, chronic renal failure, osteoporosis and vascular dementia। अब आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोगों को पता है कि एस्थमा लाइफस्टाइल डिजीज है? एस्थमा तो आप यही सुन के पैदा होते हैं कि बचपन से था तो उनको एस्थमा हो गया। एक्चुअली वो एक इल ट्रीटेड और इल डायग्नोज्ड कंडीशन है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के मरीज जिनको कैंसर होता है फेफड़े का, शुरुआती बहुत दिनों तक वो लोग केवल और केवल टीबी के इलाज पे चलते रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डायग्नोसिस। उसी तरह से ये सारी बीमारियां जो मैंने लिखी हैं, इसके आगे बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनको आप पाएंगे कि आपको लगेगा ये तो संभव ही नहीं है, ये तो ऐसी थी ही नहीं, लेकिन वो सारी की सारी लाइफस्टाइल ही कंट्रीब्यूट करती है। अगली स्लाइड जो है वो है व्हाट कॉजेज लाइफस्टाइल डिजीजेस। क्या चीजें हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रीब्यूट करती है? द ऑनसेट ऑफ दीज लाइफस्टाइल डिजीजेस इज इनसाइड अस, they take years to develop and once encountered do not lend themselves easily to cure. The main factors contributing to these lifestyle diseases include bad food habits, physical inactivity, wrong body posture and disturbed biological clock. अब आप देखें ध्यान से, मैं खुली बात करता हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे साथ, आप मतलब सुनने वाला क्या करने वाला है, क्योंकि बात ही तो हो रही सब जगह। आप देखिए, आप पार्क में टहलने जाइए, अकेले तो जाते नहीं, दो लोग जाएंगे जोड़े से, या तो जाके दो लोग हो जाएंगे, भाई तुम भी चलो। और जैसे ही जाएंगे तुरंत हेल्थ की बात शुरू हो जाएगी। मेरा हेल्थ कॉन्सेप्ट एक अलग चल रहा है, बगल वाले एक अलग चल रहा है, पीछे वाले एक अलग, आगे वाले एक अलग। अगर एक पार्क में एक टाइम पे 1000 लोग हैं तो 1000 हेल्थ कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। क्या पागलपन है? आपका ऑफिस किसी एक सिस्टम पे चलता है कि 4 सिस्टम पे चलता है? बताइए नागेंद्र जी, आप बताइए। एक सिस्टम पे चलता है। ट्रैफिक का एक सिस्टम है, इस कंप्यूटर ने जो भी अभी लड़के ने मुझे कनेक्ट किया उसका एक सिस्टम है। आप केवल हेल्थ ही एक ऐसा विषय है, उसमें 50 सिस्टम है, 1000 सिस्टम है, लाख सिस्टम है, और सब सही है, तो सब लोगों को ठीक होना चाहिए, सही कोई नहीं है। दिस इज व्हाट माई एक्चुअली स्ट्रेस इज। मेरा जो तनाव है, मेरा जो पॉजिटिव प्रेशर है, वो यही है कि क्या मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को करेक्टली, राइटली इन्फॉर्म कर सकता हूं। तो यही बात मैंने बताने की कोशिश करी आपको कि बायोलॉजिकल क्लॉक की आप में से कितने लोग बात करते हैं? खाना पीना सब हो गया, बायोलॉजिकल क्लॉक से मतलब ही नहीं है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक भी एक बड़ा पर्सनल सा सब्जेक्ट है, इसको डिस्कस कर लेंगे। अगर सारे टॉपिक कवर हो गए, कोई अगर पॉइंट रेज करेगा तो मैं इस पर बात करूंगा। बायोलॉजिकल क्लॉक मैं नोट कर ले रहा हूं। तो ये बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं? ताकि आपको अंदर तक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। व्हाई डू यू गेट लाइफस्टाइल डिजीजेस? तीसरा सवाल, पहली तो थी क्या होती है, कैसे होती है, और क्यों होती है। We have gone so far in technological advancement to achieve all the luxuries to make our life easy.
आपको ध्यान है पहला वाला गोला कोर वाला, उसमें मैंने लिखा था डेवलपमेंट, ध्यान है? क्या आप मान सकते हैं कि विकास की ये सब देन है? हाँ, विकास की देन है। कैसे? एक मैं कहीं प्रेजेंटेशन कर रहा था, हमारे एक मेंटोर थे, उन्होंने मतलब जस्ट प्रेजेंटेशन के पहले मुझे एक आइडिया दिया, वो आइडिया मैंने अपनी टॉक में लॉन्च किया एंड इट वाज अ हिट आइडिया। व्हाट आइडिया वाज दिस? मैंने एक सवाल पूछा, वो आप लोगों से मैं पूछता हूं, आप बता सकते हैं कि पूरा का पूरा विकास जो है इस मानव जाति का जो हो रहा है, पैसा और एनर्जी और साइंस, ये कहाँ खर्च हो रही है, किस तरफ खर्च हो रही है? एनी गेस? कोई गेस है आपको? टू प्रिवेंट डिजीज, टुवर्ड्स लग्जरी। ये वही साहब हैं जिन्होंने मुझसे इंग्लिश ले कहा था। आई होप, थैंक यू सो मच। नो सर, आई एम नॉट दैट वन सर। राइट, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सारा पैसा, सारी एनर्जी, सारा डेवलपमेंट पता है किस तरफ खर्च हो रहा है? केवल इस तरफ खर्च हो रहा है कि आपको हिलना भी ना पड़े और आप किस हद तक बीमार बन सकें। डिजीज प्रिवेंट करने में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कितना बीमार बन सके। जैसे लेट्स अंडरस्टैंड, जब आप बहुत बड़ी पोजीशन पे होते हैं तो आपके पास कई हेल्प होती हैं। एक पीएन की बजाय एक ऑफिस असिस्टेंट, ये वो सब होते हैं। क्यों होते हैं? आपका मुंह इधर से उधर हुआ, हाँ साहब बताइए, आपका हाथ ऐसे हुआ, पेन पकड़ के उसे पकड़ा दिया, बीमारी। जब आप अपने किसी ऑफिस अटेंडेंट को कहते हैं तुम वो फाइल ले आओ और तब तक आप उस फाइल का वेट करते रहते हैं, तो मोर और लेस आप बीमार होने का वेट कर रहे हैं। अगर आप खुद उठ करके चले जाएं और वो फाइल ले आए तो आपकी एक एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी और आपका कुछ काम इजी हो जाएगा फिजिकल, ना कि ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क तो बढ़ेगा क्योंकि आप ज्यादा काम कर रहे होंगे। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पहले कारें बनी, लोगों का भाई कार बहुत अच्छी चीज है, फिर आई उसमें पावर स्टीयरिंग, भाई ये वाली कार बहुत अच्छी है, ताकत कम हो गई। फिर आ गई पावर विंडो, हाथ भी नहीं घुमाना पड़ रहा है। हाथ आप कभी देखिए ऐसे घुमाने में कितनी ताकत खर्च होती है, पावर विंडो आ गई। फिर उसके बाद हुआ कि शीशे में टेढ़े मेढ़े ना करने पड़े, अंदर ही से सब ठीक हो जाता है। अब उसके बाद मिरर भी ना, बैक मिरर भी ना ठीक करना पड़े, वो ऑटो आ गया। अब वाइपर भी ना चलाना पड़े, उंगली भी ना हिले, तो रेन सेंसिंग वाइपर आ गए। लाइट भी ना ऑन हो, मतलब ये मेटा कार्पल भी ना मूव हो, वो डीआरएल के साथ में ऑटो फॉग, वो लैंप्स आ गए। कहाँ जा रहे हो आप लोग? हाँ, क्लच ना दबाना पड़े, ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई। हम सब जितनी लग्जरी है, ये लग्जरी नहीं है, केवल और केवल बीमारी कैसे पाई जा सकती है, इसकी इस दौड़ की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कितने मेरे डायबिटीज के मरीज हैं, मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपको संभव है तो ड्राइव खुद करिए, कम से कम ये हाथ तो चलते रहेंगे, बाइसेप्स तो कुछ मूव होती रहेंगी। उस पर भी जाके लद से जैसे बैठ जाते हैं और उतर जाते हैं तो बीमारी आपकी तो मेरी बढ़ेगी। जहां संभव है वहां छोटे छोटे से एक्टिविटीज आपको करनी है। सो रिजल्ट ओके हो गया। नो फिजिकल एक्टिविटी एंड ट्रांसफॉर्मिंग अस टू बी लेस सोशल। With all these technologies, we have also advanced in encountering the lifestyle diseases at a very rapid pace. अब how many people are suffering with lifestyle diseases in India? यहाँ पे 2 स्टडीज हैं। ये दूसरी स्टडी अभी मैंने प्रेजेंटेशन के बीच में डाली। ICMR ये कहता है कि 2016 के पीरियड तक करीब 62% भारतीय नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, यानी ऐसी बीमारियां जो हमसे किसी को मिल ही नहीं पाएगी, मतलब कमाल हो गया, जो बीमारी हमसे दूसरे को हो सकती है वो कंट्रोल है। कोरोना भी भगवान दया से कंट्रोल ही हो गया, जो सबको हो सकता था। लेकिन जो बीमारी हमसे किसी को हो ही नहीं सकती वो 62% लोगों को हो जाएगी, हो गई है आज से 4-4.5 साल पहले, 5 साल पहले। कैन यू बिलीव इट? ये क्या बात हो रही है? ये डेटा नहीं है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, आपका पागलपन निकल के बाहर आ जाएगा। जिस पागलपन में आप कहते हैं ना कि हम बहुत हेल्दी जा रहे हैं, वो डॉक्टर साहब हमें बचा लेंगे, अरे भैया डॉक्टर तुम्हें तब बचाएगा जब तुम्हें हार्ट अटैक पड़ेगा और तुम पड़ के अस्पताल पहुंच पाओगे। रास्ते में जाम में निपट गए, एम्बुलेंस नहीं मिली, गाड़ी नहीं मिली, डॉक्टर नहीं मिला, कौन बचाएगा तुम्हें? हु विल सेव यू? मेरा एक आर्टिकल मैंने सबमिट किया हुआ है आईएमए के लिए और वो बेस्ट रेटेड आर्टिकल भी काउंट हुआ है। 2 आर्टिकल में से सेकंड आर्टिकल था वो, उसमें मैंने लास्ट पैराग्राफ में दिया है, विद ड्यू टू ऑल रिस्पेक्टेड प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट। उनका रोल तो तब सामने आता है जब आदमी अपनी किस्मत का रोल प्ले कर लेता है, उसकी किस्मत होती है और वो पहुंच पाता है, तब उसको इलाज मिलता है और वो बचता है। मैं सबसे खुली बात कहता हूं कि अगर आप अस्पताल पहुंच गए तो बचेंगे जरूर। अगर हार्ट अटैक पड़ा है तो कोई नहीं मार सकता आपको, लेकिन पहुंची तो सही पहले।
Data says 86% of MI experienced patients doesn't receive or won't able to receive treatment. उनको इलाज मिलने से पहले ही वो नहीं रहते, घर ही पे नहीं रहे. तो ये जो डेटा है ये बड़ा खतरनाक इसलिए नहीं कि 62% लोग बीमार हैं. ये डेटा खतरनाक इसलिए है कि ये वो बीमारियां हैं जो हमसे किसी को हो ही नहीं सकती और सबको हो रही है. Got it? समझ पा रहे हैं इसकी गंभीरता. दूसरा, Harvard School of Public Health has done a study and estimated that the economic burden of these ailments for India will be approximately $6.2 trillion for the year 2012 to 30. Actually ये already achieve हो चुका है. ये already achieve हो चुका है. Are you confused about how much the money it is? 1 trillion is equal to 1 lakh crore. Go figure. This amount is nearly 9 times the total health expenditure during the previous 19 years of $710 billion. जितने लोग आराम से कैलकुलेशन करना चाहते हैं खूब आराम से करें. 1 लाख करोड़ गुणे 6.2 इतना सोशल बर्डन हमारे ऊपर पड़ रहा है ऑलरेडी अपनी बीमारियों के इलाज में. और ये बीमारियां टीबी नहीं है. टीबी सरकार कह रही फ्री ले लो हमसे इलाज उसका, बस तुम टीबी मुक्त रहो. पोलियो फ्री ले लो हमसे, ठीक, सरकारी अस्पताल आप चले जाइए, निमोकोकल वैक्सीन निमोनिया फ्री ले लो हमसे, एडल्ट की, बच्चे की, किसी की भी ले लो. यानी जितनी बीमारियां फैल सकती हैं वो सरकार हाथ जोड़ के कह रही भैया आओ हमसे इलाज लेके जाओ, मुफ्त में लेके जाओ. लेकिन ये तो भैया तुम पैदा कर रहे हो, और पैदा तब कर रहे हो जब तुम बहुत समझदार हो. बस यहाँ मेरी प्रॉब्लम है, यहाँ मुझे बहुत दिक्कत है. डोंट कॉल योरसेल्फ टू बी स्मार्टर इनफ टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. आप किसी चीज को जान गए हैं वो भी झूठा, और आपको लगता है कि आप बहुत जानकार हैं. दिस इज द कैच, राइट? ये समझने की जरूरत. आप असल में कुछ नहीं जाने हैं सिवाय इसके कि जो गूगल में आप जाके इंफॉर्मेशन ले आए. लाइफस्टाइल डिजीज होती कैसे हैं, क्या इनका आउटकम है, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे. और नागेंद्र जी को मैं फिर से बोलूंगा, मैं तो क्या धन्यवाद दूंगा, इनको बोल ही चुका हूं. आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पॉसिबल है तो इनको एक सिंसियर थैंक्स, वोट ऑफ थैंक्स दीजिएगा, क्योंकि बात मेरी नहीं है. आप मुझे बता दीजिए कि ये बातें आज से पहले आपसे किसने करी हैं. अगर किसी ने नहीं करी है तो नागेंद्र जी इज अ पर्सन टू रिसीव द थैंक्स कि उन्होंने मुझे मैनेज किया और यहाँ पे बुलाया. हाउ कैन वी प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस? 5वां सवाल, कैसे हम लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंट कर सकते हैं? टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, सबको पता है, गाने की तरह हम गा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अभी समझेंगे आगे, ठीक. To live a healthy lifestyle, you need to make more healthy drinks and food choices, exercise regularly, get quality sleep, stay hydrated, manage stress, think happy thoughts, laugh, quit or stop smoking, and get regular medical checkups. Tips to help you move towards a healthier life include: eat more vegetable, drink water, not surgery drinks, not sugary drinks, meditate to reduce stress, and make exercise fun or work out with a friend. इतनी बातें, इनमें से कोई बात मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कभी इसके पहले पढ़ी होंगी एक साथ. आज ही पढ़ रहा हूँ बस. अभी प्रेजेंटेशन तैयार करी थी जब रात में, तब अभी बस पढ़ रहा हूँ. क्यों मैं इतनी तलखी से ये बात कह रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करते हैं. आप केवल अपना एक सोशल दायरा ऐसा बना लीजिए जो हेल्दी हो, वहां एक दूसरे की बुराई की बजाय बात हो आपकी, आपसे संबंधित, अपनी और अपने से संबंधित, तो ये सब हो जाएगा वहां पे. और कुछ नहीं करना. और ये बात हम पहले बहुत प्रॉपर्ली एम्फेसाइज कर चुके हैं कि आप सोशल नहीं हैं. आप सोशल होने का झूठा नाटक करते हैं. आप जब किसी गैदरिंग में जाते हैं तो घड़ी इतनी अच्छी पहनते हैं कि वहां देख के सबको लगे कि तुम्हारी घड़ी बहुत अच्छी, तुम क्या हो पता ही नहीं. हमारे कुछ दिन पहले के प्रोफेशनल मेंटर थे, वो उनके पास एक कार थी, उनके पास 2 यूनिक कारें थी. एक कार तो बिल्कुल ही यूनिक है, मतलब इंडिया में वो जहां खड़ी होती थी लोग मतलब महंगी से महंगी कार छोड़ के उनकी कार देखा करते थे कि यार ये साली कार कहां से आ गई. इट वॉज दैट वे. लेकिन वो चलते हैं आमतौर पे किसी दूसरी कार से. तो मैं कहता था सर इससे क्यों चलते हैं आप? तो वो मुझसे एक बात कहते थे, डॉक्टर साहब अगर किसी को मैं ना दिखा तो वो संबंध तो नहीं है, और जब कार ही किसी को देखनी है तो मैं उसके पास जाऊंगा ही क्यों? आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप नहीं समझ पा रहे मेरी बात? आप समझ रहे हैं, थैंक यू सो मच. लोग कार में, मतलब क्या पागलपन है बताइए. मतलब अजीब सी तरफ हम चले जा रहे हैं, बिल्कुल एक डिफरेंट जोन में हम चले जा रहे हैं.
जिन लोगों को फर्क पड़ता है कि आप किस कार से चल रहे हैं, कितना पैसा आपने सूट पे खर्च कर दिया, भैया सुंदर लग रहे हो वही बहुत है, बहुत है। भगवान का शुक्रिया फिर भी नहीं करते हो, खुद ही गाना गाते रहते हो हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत स्मार्ट है। भैया तुमने स्मार्ट होने के लिए क्या कर लिया? पेट तो तुम्हारा बाहर है, गोरा रंग तुम्हें भगवानी से मिला, और गोरा रंग इटसेल्फ इज अ क्वालिफिकेशन। किया क्या तुमने खुद को ठीक रखने के लिए? What I'm trying to say, to make you understand very precisely, very comprehensively rather I must say, कि आपने अपने आप को जीवन शैली जनित बीमारियों से दूर रखने के लिए कुछ नहीं किया है, और आप पैसा और समय वहां खर्च कर रहे हैं जिन चीजों से आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक समझ पा रहे हैं आप बात? कई लोग फिटबिट वॉच पहनते हैं, कई लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं, हमने कभी नहीं पहन पाए, केवल इसलिए कि साला पहन लेंगे तो और स्ट्रेस शुरू हो जाएगी, और हम तनाव से बच रहे हैं। उसमें बताया कि तुमने 2000 कदम चले, आज मर जाओगे तुम। अब हम पता निपटाए रहे हैं, उसी में दिमाग लग रहा है हमारा। आप जाइए, आप 7-8 किलोमीटर 1 घंटे में दौड़ लीजिए, खत्म होगी बात। दिन भर उसमें घुसे रहने की बजाय आप 1 घंटे आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसके लिए कौन सा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत है, कौन सा नया आदमी होने की जरूरत है? दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स एक्चुअली। आर यू गेटिंग? सब लोग समझ रहे हैं बात? ठीक है, ओके। कई स्लाइड्स थी जो मैंने भी यहां से हटाई हैं क्योंकि मुझे लगा कि वो और ज्यादा हो जाएगा। ये बेसिक चीज है जो आप समझ पा रहे हैं। सेब एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। भगवान जाने कितने लोग एक सेब खाते हैं पर डे। आई हैवली डाउट। हम जब बाजार से कुछ लेने जाएंगे पैकेट वाली चीज, उसमें घुस जाएंगे एकदम, इसमें कितनी कैलोरी है, कहाँ बना, अमेरिका का बना, ले लो तुरंत ले लो। सेब तुम्हारे घर के बगल में बिक रहा है, वो उससे तुम्हें मतलब नहीं है। तुम लस्सी पीने चले जाओगे किसी दुकान पे और बाद में गाली बकोगी, साला सब दूध लोकल है, खराब है, डुप्लीकेट दूध है। सेब मिल रहा है यार, सेब अभी तक लोकल तो नहीं बनाना दुनिया में, खराब ही तो बना है भाई। या तो बासी या तो नहीं है, कम से कम ओरिजिनल तो है, उसे नहीं खाना पसंद करते। कल ड्राइवर मुझसे पूछ रहे थे, साहब कुछ दवा बताओ मोटे होने के लिए। हमने कहा कुछ मत करो, 2 केले खा लो पर डे, और केला लेके चलो अपने साथ, जब भूख लगे खा लो, उसके बाद खाना तुम्हें टाइम लगे तब खाना। और 6 महीने से पहले मुझसे ये ना कहना कि ये काम नहीं किया। भाई जो दवा आप देंगे वो यही तो करेगी ना कि आप खाना खाएं, और खाना खा नहीं पाएगा ड्राइवर तो मर जाएगा वो। अभी बीमारी मुक्त है, कल को बीमार हो जाएगा। वो एक ड्राइवर है। कितने मजदूर, कितने लोग यही सोचते रहते हैं मोटे नहीं है। अरे भैया समय आने तो सब मोटे हो जाओगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, तो सेव हो गया। वो बेचारा एक्सरसाइज किए देख रहा है एक बगल की फोटो में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हमें बहुत डाउट है कि हम में से जो परसेंटेज, उसमें शायद 10% लोग ऐसे हैं जिन्होंने डंबल उठाया होगा या उठाते होंगे, मतलब आई रियली डाउट। और उसके बगल में लोग दौड़ रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। हम देखते हैं अपने पार्कों में, सड़कों में लोग चल रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, बात भी हो जा रही है, रुके भी जा रहे हैं, उसमें टहलते टहलते चाय भी पी ली बीच में, पराग की डेयरी वहां खुली हुई है, फिर चलने लगे। तुम जितना चल के एक बार चल के तुम खर्च कर सकते थे, उसके बीच में तुमने पहले फिर भर लिया और फिर चल रहे हो तुम। क्या पागलपन है? कोई काम यहां से वहां तक एक साथ सही तरीके से नहीं करना चाह रहे हैं हम। बताइए, जिम जाते हैं तो जिम वाले से पूछते हैं कि तुम बताओ क्या करना है। भैया तुम जब कोई जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो तो तुम उस जॉब की तैयारी करके जाते हो कि जॉब वाले से पूछते हो कि तुम मुझे बताओ? जॉब वाला तुमको टेस्ट करता है कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है। वंस यू आर देयर इन सिस्टम, आप जब सिस्टम में आ जाते हैं तब आप उसके प्लस माइनस पकड़ते हैं, वो भी आप सीखते हैं। लेकिन मैंने देखा कई, मतलब बहुत पिटी, मतलब आयरनिकल सिचुएशन है कि जिम आप जाते हैं, जिम एक इक्विपमेंट की जगह है, वहां इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। आप पहले किसी स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर से मिलिए, उसकी फीस पे कर दीजिए। मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन का डॉक्टर नहीं हूं तो मैं अपनी बात कर नहीं रहा हूं, क्योंकि कई बार लोग जो भी सलाह बेचारा डॉक्टर देता है तो लोग सोचते हैं पैसा कमाएगा भी है, तो मैं नहीं कमा रहा पैसे। आप क्या कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। आप किसी स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर से मिलिए, उसको अपना बॉडी एनालाइज कराइए कि भैया मैं ये हूं और मुझे क्या चीज सूट करेगी, कितनी देर की सूट करेगी। कितने पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, यंग पेशेंट्स, जिनको ये नहीं पता है कि वे प्रोटीन क्यों खाया जाता है, कौन सा खाया जाता है, और वे प्रोटीन खाने से एग्जैक्टली जो साइड इफेक्ट होते हैं वो एक पता कैसे चलते हैं। ठीक, कई जिम ओनर बताते हैं कि आपका जितना वेट है उसका इतने गुना वे प्रोटीन खा लीजिए तो ठीक रहेगा, प्रोटीन भर रहा है।
वे प्रोटीन प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है, उसके बावजूद लोग वे प्रोटीन खा के सप्लीमेंट कर लेते हैं उसको। हम अगर 80 किलो के तो 80 ग्राम वे प्रोटीन ही खा के पता चला। बड़ा सा कंफ्यूजन है, सो मेक इट क्लियर। अब इतनी कहानी कथा कहने के बाद एक लाइन में आपके लिए डेफिनेशन है, इसको फिर से समझ लीजिए। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ये डेफिनेशन की, इस डेफिनेशन की स्टडी हुई है और वो स्टडी का रेफरेंस लगा हुआ है नीचे, यानी यू कैन नॉट से कि ये मैं अपने थॉट शेयर कर रहा हूं। Definition is lifestyle disease is a disease associated with the way of a person or group of people lives or diseases linked with the way people live their lives. ये ऐड देख लीजिए जरा सा। पिंपल्स का ऐड है और जिस लड़की को पिंपल के ऐड में दिखाया गया उसने बेचारी ने खुद ही अपना चेहरा छुपा लिया। क्या इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो सकता है? मैं बात क्यों कह रहा हूं, मैं बड़ा सीरियस क्वेश्चन या सीरियस बात उठाने वाला हूं और जिस जगह से उठा रहा हूं, जो उठाने जा रहा हूं, बहुत अवेयर हूं मैं इस बात से जो मैं कहने जा रहा हूं। यू विल फाइंड डॉक्टर्स हु आर डायबिटिक एंड दे आर ट्रीटिंग डायबिटीज। कैन यू बिलीव इट? You will find doctors who are actually heart patient or cardiac patients and they are treating cardiac patients. यानी हम कुर्सी के इधर और वो कुर्सी के उधर सब बराबर हैं। ना हमें उसे रोकना पता, ना तुम्हें हम बता पाएंगे, लेकिन इलाज तुम्हारा कर देंगे। ये कैसे संभव है? और आप उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के आधार पे कहते हैं कि वो डॉक्टर साहब हमें बचाएंगे। अगेन यू आर मिस्टेकन डियर, यू आर अगेन मिस्टेकन। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, आज की प्रेजेंटेशन अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। इसी में क्वेश्चन करते रहेंगे तो आप ज्ञानी हो सकते हैं, आपका लाभ नहीं हो पाएगा। यू वोंट बी बेनिफिटेड एट ऑल। सो लेट्स से लाइफस्टाइल में पहली चीज मैंने बताई थी आपको डेवलपमेंट, दूसरी चीज आई थी खाना, प्रोसेस फूड, तीसरी चीज आई थी सोशलाइजिंग। हम कम सोशलाइज हो रहे हैं और जहां सोशलाइज होने जा रहे हैं वहां हम केवल बताना चाह रहे हैं कि हम कितने अमीर, हम कितने सुंदर लग रहे हैं। ठीक, आप एक बात बताइए, पीछे चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए रोक लेते हैं इस जगह पे। ये भी चाय सर्व कर रहे हैं सबको, ठीक है। इन्हीं से याद आया मुझे, लाइव एग्जाम्पल है। आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो बहुत सारे वेटर टहलते रहते हैं। आप किस वेटर को याद रखते हैं, या याद नहीं भी रखते हैं, लेकिन किसे याद रखते हैं? जो वेटर आपको बहुत इज्जत से और रेगुलराइजेशन से स्नैक्स मूव करता रहता है। यानी जो आदमी अपना काम सही परफॉर्म करता है, यू लर्नड दैट पर्सन, राइट और रॉन्ग। अपने लिए क्यों नहीं याद रखते भैया? आप काम कर लो यार, लोग आपको याद रखेंगे। हेलो, समझ पा रहे हैं? हम काम नहीं करेंगे, हम बताएंगे हम कितने अच्छे हैं। अजीब पागलपन है ये। स्ट्रेस नहीं है, ये तनाव नहीं है, बताइए मुझे, है ना तनाव? हमने देखा है अपने पापा को जो ऑफिस जाते हुए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनका एक ही स्ट्रेस है, ऑफिस टाइम से पहुंचना है, खाना छोड़ देना, हम जल्दी चले जाएंगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप उसकी वजह से क्या हुआ, पूरी लाइफ मैंने देखा, जो चीफ आता था उस शहर का, वो केवल एक ही आदमी के बारे में पूछता था, ये हु इज दुबे, दुबे कौन है। देन माय फादर वुड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू हिम एंड ऑल। आप समझने की कोशिश करिए, आप केवल अपना काम करिए, ठीक है। तो फूड, डेवलपमेंट, सोशलाइजिंग, और उसके बाद जो नई चीज आई है वो है सिटिंग, द सिटिंग डिजीज। इस बारे में जब हम अपोलो में थे 2013 में नया स्टडी आए और हम लोगों ने उसको पब्लिश किए। अब तो बहुत जगह है सब लोग के पास में, उसी का एक वो है, द सिटिंग डिजीज, अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल किल्स। What is a sitting disease? A sedentary lifestyle. Sitting disease is a term used to describe an individual whom does not engage in enough physical activity to be healthy. ठीक है। मैं लोगों से कहता हूं, आपको कुछ अगर समझ नहीं आता तो आप अपने घर में पानी की बाल्टी इधर से उधर कर दीजिए, कुछ करिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन कुछ करिए। शू पॉलिश कर लीजिए खुद, उसमें थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा हाथ रश करना पड़ेगा, थोड़ा प्लस माइनस, कुछ करिए। आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। गॉट माय पॉइंट? सारी की सारी समस्या यहीं पर। लेकिन आप जब कहीं जाते हैं तो सूट 4 बार कर लेंगे, क्यों? उतना ही ध्यान रख लीजिए काम के लिए, सब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात?
Who is at risk? Anyone performing sedentary activities, sitting using a computer, watching TV, reading for more than 4 hours a day is at risk. आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों से मैंने टीवी नहीं देखी है। मेरे घर में टीवी की स्क्रीन है जो मेरी बिटिया के लिए यूज होती है, और मेरे घर में कोई केबल का कनेक्शन नहीं है। आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, कंजूस से लेकर कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में कुछ है ही नहीं। इवन एंड्रॉइड जो स्टिक होती है वो भी नहीं कि हम यूट्यूब अपने मोबाइल से उसमें कनेक्ट करके चला लें। आप इसे मानना पड़ेगा, मेरे साथ एक डॉक्टर बैठे हुए, मतलब ही विल एड्रेस इट कि यही सही है। गॉट ए पॉइंट? ठीक। ऑन एवरेज अमेरिकन सिट 11 आवर्स अ डे। असल में दूसरों की बुराई करने में थोड़ा हम खुश होते हैं, इसलिए हमने अमेरिकन टर्म वाली ये स्लाइड डाली है, वरना इंडिया वाली डालेंगे तो हम लोग लगे हमारी बेइज्जती हो रही है। So on average, Americans sit 11 hours a day. 65% watch 2 hours plus TV of TV a day. Only 6.5% of American meet the minimum physical guideline requirement at work. क्यों मैंने अमेरिका की लाइन डाली, आप बता सकते हैं मुझे? Any guess? They are very affluent, but the other part of the story is still covered. हम जब भी कहीं सड़क पे खड़े होकर बात करेंगे ना, जब भी कहीं बात करेंगे, एक ही बात होगी, बताइए क्या? अमेरिका में देखो लोग कितने एक्टिव हैं, अमेरिका में देखो लोग जिम जाते हैं लगातार, हाँ या ना बताइए? तो भैया जहां बहुत लोग एक्टिव हैं और जहां की आबादी बहुत कम है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, वहां पे लोग केवल 6.5% ऐसे हैं जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिविटी पूरी करते हैं। आप अपने को कहाँ रख के चलते हैं जब मान के चलते हैं कि हम सब पापा हो गए, सबके पेट बढ़े हैं, सब बहुत ज्यादा खाते हैं? राइट और रॉन्ग? है ना? भारतीयों के लिए कहा गया था, मैंने कोई लाइन कहीं पढ़ी थी किसी लेखक की, उसने कहा था कि भारतीय मूलतः उत्सव धर्मी लोग हैं, सेलिब्रेट बहुत करते हैं। एकादशी को भी सेलिब्रेट करेंगे, अमावस्या को भी सेलिब्रेट करेंगे, पूर्णिमा को भी सेलिब्रेट करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन अब आप धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है, पता है? अब आप भारतीय नहीं रह गए, कोई चाइनीज हो गया, कोई अमेरिकन हो गया, कोई अब आदमी नहीं बचा। पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है। आपकी मम्मी और आपकी वाइफ, अगर आप लोग 50+ हैं तो ना हो तो शायद आपको अमावस्या पूर्णिमा याद ही ना रहे। अगर बताइए मैं सही हूं या नहीं? मतलब कितनी शर्मनाक बात है कि पूरी दुनिया में एस राधाकृष्णन ने एक बुक लिखी है, पर्पस ऑफ एजुकेशन। अगर गलत नहीं हूं तो करीब 65-70 साल पुरानी या 85 साल पुरानी वो क्रिएशन होगी, आई होप सो, प्लस माइनस 10 साल इधर उधर हो सकता है। पर्पस ऑफ एजुकेशन में उन्होंने एक लाइन लिखी है, उस लाइन में उन्होंने लिखा है, फूड एंड कल्चर इज अ थिंग ओनली इंडियंस आर इनहेरेंट ऑफ। पूरी दुनिया में खाना और संस्कृति दो ऐसी चीजें हैं पूरी दुनिया में जो केवल भारतीयों को विरासत में मिली है, और हमें अपना कल्चर नहीं पता, हमें अपना खाना नहीं पता। जब कभी मैं किसी मेरे जीवन में सोशलाइजिंग के नाम पे केवल मेरे मरीज हैं, मेरी कॉन्फ्रेंसेज हैं, और मैं अपने मरीजों से बहुत अभी नागेंद्र सर ने बताया भी था कि मैं कितना इन्वॉल्व रहता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप पे देखेंगे 12 साढ़े 12 बजे मैं पेशेंट को इंसुलिन बता के पूछता हूँ, भैया शुगर बता दो कितनी है। ठीक है, इतना इन्वॉल्व रहता हूँ मैं उनके साथ में। तो जब कभी किसी पेशेंट के यहाँ से कुछ आता है खाने के लिए सामान, तो मैं देखता, जो कुछ बनाते हैं वो लोग, तो मैं सोचता हूँ कि यार इतना अच्छा खाना इंडिया में बनता है, इतना वैरायटी का खाना इंडिया में बनता है, क्या इस खाने के बावजूद लोगों को डायबिटीज हो सकती है? कैसे होती है डायबिटीज लोगों को? आई रियली डाउट, क्योंकि हम उस खाने को बनाने के अलावा बाजार का सारा खाना ले आ रहे हैं, और फिर हम कहते हैं हमें कुछ होना नहीं चाहिए। दिस इज अ प्रॉब्लम। वुमेन आर मोर लाइकली टू लीड, ये बिल्कुल एंटी वुमेन स्टेटमेंट नहीं है। मैं माफी चाहता हूं अगर कोई महिला सुनने वाली है, समझो कल को स्लाइड कहीं शेयर करते करते हमारे खिलाफ केस हो जाए, पता चला। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता ऐसा। क्यों ऐसा है मैं वो थोड़ा समझा देता हूँ। वुमेन आर मोर लाइकली टू लीड सेडेंटरी लाइफस्टाइल देन मेन। उसका कारण हमारा सोशल जो स्ट्रक्चरिंग है वो है। महिला को आमतौर पर कहा जाता है कि वो घर पे रहे, घर पे काम करने के लिए पैसों के साथ थोड़ी सी मदद आ गई है, काम उसका पहले जो बहुत ज्यादा था वो बहुत कम हो गया अचानक से। तनाव उसका वहीं पर है, तनाव महिला का बिल्कुल कम नहीं हुआ। इसलिए महिलाओं के पास में
समस्याएं, हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा हो गई। ठीक है, ठीक है। घर ऐसे नहीं रह गए जहां पे महिला जाके घर में बैठ सके धूप में। आप सब लोगों को ध्यान होगा, मुझे ध्यान है, मेरी मम्मी इतना बिजी रहती थी, मतलब मैं बताऊं, मैंने अपनी माँ को शायद कभी भी आंख खुलती होगी रात में, वो जग के काम ही करती रहती थी। और सुबह 4 बजे उठना होता था क्योंकि पानी आता था। पानी का पहले टाइम फिक्स होता था ना, इतने बजे अगर उठो तो पानी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हम लोगों ने वो टाइम जिया है, देखा अच्छे से। बावजूद उसके उनके पास दोपहर में कुछ टाइम रहता था। मोहल्ले की जो सोसाइटी थी हमारी कैंट में, वहां की कुछ महिलाएं को ग्रुप था, उसके साथ बैठ के स्वेटर बुनने का, और वो स्वेटर धूप में बुना जाता था। और एक खटिया हुआ करती थी जिसमें सब लोग बैठते, वो खटिया अगर 2 घंटे बैठा जाता, 2 घंटे वो खटिया मूव करती रहती थी। धूप उधर चलेगी उधर चलो, धूप उधर चलेगी उधर चलो। इतनी एक्टिविटी भी आप नहीं करते हैं। एक कुर्सी भी अगर आपको हिलानी होती तो आप कहते भैया कुर्सी इधर से उधर रख दो। मैं कहीं जाता हूं, अगर मैं झुक करके कुछ उठाने लगता हूं तो लोग कहते नहीं डॉक्टर साहब आप ना करिए। डॉक्टर ने हवाई जहाज हो गए, क्यों नहीं झुक सकते? क्रैश हो जाएंगे क्या हम जमीन पे झुक करके? ऐसा तो नहीं संभव है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप समझने की कोशिश करिए। प्लीज ट्राई टू बिहेव ह्यूमन। आपका शरीर आराम के अलावा सब झेल सकता है, वो आराम नहीं झेल सकता। बस इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो मुझे लगता है आप लाइफस्टाइल डिजीज से बहुत हद तक बचे रहेंगे। ठीक। सो महिलाओं से वापस हम लोग ह्यूमन बन गए। और व्हाट आर द हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद द सिटिंग डिजीज? दैट इज एक्चुअली 4 आवर्स अ डे से ज्यादा अगर हम लोग रहते हैं तो दैट इज ओबेसिटी, डिप्रेशन। अब बताइए, डिप्रेशन जो है लोग उसका इलाज कराते घूम रहे हैं, क्या पागलपन है? मैं बार बार कह रहा हूं, डिप्रेशन इज नॉट दैट डिजीज विच यू कैन एक्चुअली एड्रेस। मैं फिर से कह रहा हूं, हार्ट डिजीज में कोई मरीज आपको मिला जिसकी हार्ट की दवाई बंद हो गई हो, बीपी की दवा बंद हो गई हो, थायराइड की दवा बंद हो गई, और कोई आदमी मिला जिसकी डिप्रेशन दवाई बंद हो गई हो? आपका तो नहीं साहब हम डिप्रेशन इलाज करा लेंगे, क्या पागलपन है? डॉक्टर हाइला सैस, नाम नोट कर लीजिए, HYLACESS। डॉक्टर हाइला सैस वर्ल्ड न्यूट्रिशन काउंसिल की चेयरपर्सन है, MD है। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जो मैंने अपोलो क्लिनिक लखनऊ में दिया था आज से बहुत साल पहले, 7-8 साल पहले प्रिंट करवाया था, स्पेशली वो लगवाया था मैंने वहां बार। वो आप नोट कर लें स्टेटमेंट। ऑफन फॉगी ब्रेन्ड एंड डिप्रेस्ड पीपुल आर नॉट पेशेंट्स, पीपुल, वो उनको मरीज ही नहीं मानती हैं, वो कहते हैं लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं क्या है। ऑफन फॉगी ब्रेन्ड एंड डिप्रेस्ड पीपुल आर पुट ऑन मेडिकेशंस, ऑल द नीड इज रियल फूड। डिप्रेशन के मरीज को क्या जरूरत है? केवल रियल फूड, उस खाने की जरूरत है जो खाना जाए और पॉजिटिव या हैप्पी हार्मोन क्रिएट करे, बस। आप समझ रहे हैं? अभी एक कैंसर का मरीज है मेरे पास दूसरा, कल मैंने उनकी फैमिली की काउंसिल करी है और मैंने कहा कि क्या आप में से इतना नहीं हो सकता कि कोई उनके साथ खाना खा ले, दो टाइम अलग अलग। मैंने कहा आप लोग बिल्कुल ये कोशिश मत करिएगा कि हम इतना कर ले इनके साथ कि जो इनको प्रॉब्लम देने लगे कि बेटा इतनी देर बैठा है कि मम्मी को प्रॉब्लम होगी, तुम दुकान नहीं जा रहे हो, समस्या होती ना। बिल्कुल ना करो, केवल वो कर लो जो उसे चाहिए, खुशी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? आप ओवर पॉसेसिव होते हैं या तो नहीं पॉसेसिव होते हैं, और दोनों स्थितियों में आप अपना और अपने साथ वाले का केवल बुरा करते हैं और कुछ नहीं करते। सो हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर देखिए आ गया, लिखा हुआ है कैंसर, स्ट्रोक। और ये स्लाइड हमारी लिखी हुई नहीं है, ये स्लाइड हमने कहीं से ली है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश फैक्ट है। ठीक है। 3 लाख से ज्यादा, 3 lakhs in the United States alone, about 3 lakh deaths occur annually due to inactive and poor dietary habits. यहाँ पे मैंने आपको हार्ट की बात नहीं करी, वो नंबर बहुत ज्यादा है। हाइपरटेंशन का नंबर बहुत ज्यादा है। 3 लाख मौतें केवल इसलिए हो जाती हैं। I'm sorry, I have to interfere. I would request you not to use sexist remarks, words like महिलाओं के बाद अब फिर से humans बन गए. We respect you for your knowledge, but I would request you not to use such kind of remarks. This has to be said. My apologies for this, but this has to be said. सर, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सही कह रहे हैं तो कोई अपॉलॉजी करने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज एक्सेप्टेड, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पहले ही बोल दिया था कि वो कोई आदमी पर्सनली नहीं लेगा, और मैंने मान लिया। इसमें कौन सी गलत बात है? जो कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। चलिए, 20% of all the deaths of people 35 and older are attributed to the lack of physical activity. ये दोनों ग्राफ जो है ये आपको बताने के लिए काफी है कि जो चीजें वहां हो रही हैं वो चीजें यहां नहीं हो सकती क्या? 2019 में एक पेन कॉन्क्लेव हुआ,
एक मेडिकल की कॉन्फ्रेंस है जिसमें केवल दर्द की बात होनी थी। उस पेन कॉन्क्लेव में 6 स्पीकर्स थे। फॉर्चुनेटली आई बीन आउट ऑफ द 50 पार्टिसिपेंट। उस पेन कॉन्क्लेव में बात आई कि जॉन एफ कैनेडी की जो डेथ हुई, नाम शायद माइट भी कुछ कंफ्यूजन होगा, हाँ उनका तो असैसिनेशन हो गया था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, किसी को कैंसर हुआ था बेसिकली। उनकी जो डेथ हुई थी, मैं नाम अभी आपको प्रेजेंटेशन जैसी ही खत्म होगी 2 मिनट रुकेंगे तो मैं बताऊंगा। उनकी डेथ केवल पेन से हो गई। पेन इतना ज्यादा था विच वॉज अनबियरेबल एक्चुअली। तो पेन कॉन्क्लेव में ये बात हो रही थी कि पेन किस हद तक ट्रीटेबल है, पेन को कैसे ट्रीट किया जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग पेन और पेन किलर को लेके अपने अपने कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, ध्यान दिया होगा आपने, पेन किलर से ये होता है, पेन किलर से वो होता है। अगर ऐसा ही होता तो हर बड़े इंस्टीट्यूट में एक पेन क्लिनिक बनाया जाता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो लखनऊ का, या पीजीआई हो या आरएमएल हो, हर जगह एक पेन क्लिनिक होता है, उसका एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, तो वो पेन किलर ही लिखता है। क्यों लिखेगा अगर ऐसा नहीं होगा? तो रिमेटोलॉजी है उसी के ऊपर बेस्ड है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आप टोटल नंबर ऑफ डेथ की बात करते हैं बाकी जगह, तो इनएक्टिविटी से कुछ निश्चित तरीके का इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में जो पेन कंट्रीब्यूट करता है, और वो पेन धीरे धीरे इतना क्रोनिक हो जाता है दैट एक्चुअली लीड्स टू सम सर्टेन काइंड ऑफ क्रोनिक कंडीशंस दैट कैन नेवर बी हील्ड एंड ट्रीटेड, एंड दैट एक्चुअली डेवलप्स इनटू द कॉज ऑफ डेथ। ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। फॉर एवरी 2 hours दैट अ पर्सन वॉचेस टीवी ओवर द डेली रिकमेंडेशंस, the risk of type 2 diabetes increases by 14%. ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, जहाँ पे आप डिफरेंट तरीके की मजेदार न्यूज और अपने एपिसोड्स देख रहे हैं, वो किस तरीके से डायबिटीज के डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करते हैं। और डायबिटीज वो बीमारी जिससे हम बचना चाहते हैं, पता ये नहीं है कि बचना प्रैक्टिकली कैसे है। हम शुगर फ्री चाय पी लेते हैं और ये सोचते हैं कि हमें डायबिटीज नहीं होगी। ये जितनी बातें हमारे आपके बीच हो रही हैं इनएक्टिविटी से रिलेटेड, सिटिंग से रिलेटेड, न्यूज सिटिंग से रिलेटेड, उसके ऊपर थोड़ी सी बात है। इसको आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, कहीं से क्लिक कर सकते हैं। हार्ट सबसे पहला वो ऑर्गन है जो अफेक्ट होता है सिटिंग से, ठीक। और सिटिंग के लिए जो पहला स्टेटमेंट जारी किया गया था अपोलो, इंस्पेक्ट अपोलो से, दैट वाज सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। सिटिंग से इतना डैमेज हो जाता है जितना आपको स्मोकिंग से होता है, कम से कम हार्ट के लिए एथेरोस्क्लेरोटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आर्टरीज होती हैं, जो सीवीरीज होती हैं, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है जिसमें आर्टरीज के अंदर कुछ डिपॉजिट्स होने लगते हैं, वो बैठने से भी हो जाते हैं। यानी आप कोई काम नहीं कर रहे फिर भी हो जाएंगे। और आपको लगता है कि आपने कभी स्मोकिंग नहीं करी, आपने कभी तेल चीजें नहीं खाई, आपने कभी मीठा नहीं खाया, तो प्रॉब्लम्स कैसे हुई? तो ये प्रॉब्लम यूं करके हुई, क्योंकि हार्ट एक मसल है। तो मसल की अगर हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर लें, उसमें एब्डोमिनल मसल भी काउंट होती है, तो चीजें समझ आ जाएंगी। When you sit too much and slump in a chair, you don't use your abdominal muscle, your abs, and as you should, causing mushy abs. Basically, abdominal muscles will be stronger if you stand, move, and sit up straight. Strong abs help support your back, which in turn can decrease back pain. आप समझ पा रहे हैं जो बात अभी मैंने एक स्लाइड पहले कही थी कि क्या बैठने से पेन कंट्रीब्यूट होता है? ये केवल एक एग्जाम्पल है, ये उस चीज का डीप नहीं है जो बहुत सारे डॉक्टर्स जानते हैं और आपको लगता है कि आप इंटरनेट से गूगल करके पढ़ लेंगे, राइट। ये जहाँ पे हम कल नागेंद्र जी से मेरी बात हो रही थी कि एर्गोनॉमिक्स पे ऊपर अगर हम लोग कुछ बात कर सके, तो 2 स्लाइड्स मैंने केवल ऐड करी हैं इसके ऊपर। वर्क प्लेस पे अपनी एक्टिविटी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे पॉइंट हम करें, लेकिन इसमें से जो पॉइंट हमें सूटेबल हो हम वो कर लें। डोंट क्विट योर डे जॉब as a solution to sitting all the time, but don't let your body suffer because of a sedentary work life. Making changes throughout your work day can have a big impact on your overall health. Here are 6 simple changes that you can make to add activity at work, increasing workplace productivity among employees. यानी ऐसा नहीं कि हम सब लोग काम कर रहे हैं तो सब लोग बतियाने लगेंगे बैठ करके, उसमें काम ही होगा। सबसे पहले है वॉकिंग मीटिंग्स। अब ये केवल ऑफिस सुपरिटेंडेंट या ऑफिस हेड ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इसके लिए भी बड़ा डिसिप्लिन की जरूरत है। बचपन में कहा जाता था भाई क्लास को आप मार्केट प्लेस मत बनाइए, बहुत शोर होता था, चलने से कुछ शोर होगा ही होगा। तो बिना किसी टेबल के ये बात हो सकती है, तो इसके लिए पूरी मैनेजमेंट की जरूरत है जो
मैनेजमेंट या अपर ऑफिस स्टाफ जो है वो समझेगा। स्टैंड और वॉक वाइल ऑन कॉन्फ्रेंस कॉल्स। मैं अपनी वाइफ से भी कुछ दिनों से मैंने की है, मैं उनसे ये कहता हूं कि मुझे बाहर जाना है क्योंकि मुझे कई कॉल्स करनी है। आमतौर पे पहले ये होता था कि बहुत सी कॉल्स हो रही होती हैं और हम घर पे बैठ के करते हैं या अपने हॉस्पिटल में बैठ के करते हैं। उससे क्या होता है, आप बैठ ही कर सकते हैं। तो मैं जो 1 घंटा अपना रन करने का निकालता हूँ, जिसमें 7.5 से 8 किलोमीटर में दौड़ता हूँ या चलता हूँ, वो टाइम वो है जिसमें मैं ये सारी कॉल्स करता हूँ। आप लोग करिए अपना ये। ऑफ कोर्स मैं सड़क पे नहीं दौड़ता हूँ, तो मतलब वहां कोई हिट करके चला है मुझे पता ही नहीं। प्रिंट डॉक्यूमेंट्स ऑन अ प्रिंटर दैट्स अक्रॉस द ऑफिस ऑन द अनदर फ्लोर। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जब तक प्रिंट हो रहा है तब तक खड़े हो जाइए, ठीक। टेक द स्टेयर्स, सबको पता है, लोग करते भी हैं। वॉक और बाइक टू वर्क, ये एक बड़ी अच्छी सी बात है। आप लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं सुबह साइकिल खरीद के साइकिलिंग करने के लिए। उससे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप उसमें टाइम देने की बजाय अपने घर से ऑफिस जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें। वॉक ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक। लंच ब्रेक हो गया, आपने लंच कर लिया, उसके बाद हम कुछ बातचीत कर रहेंगे, टाइम मिलता है तो बात ही होती है और क्या होता है। उस टाइम पर आप वॉक कर लें। हालांकि 300 स्टेप्स तो वैसे भी चलना चाहिए लंच के बाद मिनिमम। प्रॉपर डेस्क एर्गोनॉमिक्स की अगर आप बात करते हैं तो क्या चीज निकल कर आती है, इफ यू डू हैव टू सिट इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम ड्यूरिंग योर वर्क डे, वॉक इट द राइट वे। द फॉलोइंग आर सम टिप्स टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर सिटिंग, and in addition to those tips you may want to support your lower back as needed. सबसे पहली चीज ये कि आप, मैम I'm sorry to interrupt you. Actually, in the last slide, I saw that अगर आप climb करें stairs पे, that is a good exercise, right? लेकिन मुझे आपसे ये पूछना था, number 4 point है, take the stairs. क्या ऊपर चढ़ना is good for our knees and legs? और जब we get down from the stair, it hurts. It's not good for us. देखिए मैम, 2 चीजें थी। पहले तुमने ये बताया था कि जो आपके लिए सूटेबल है वो करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि आपका बड़ा स्पेसिफिक सवाल है तो जवाब थोड़ा सा समझते हैं। नी जो है वो एक जॉइंट है और जॉइंट के लिए चलने की बजाय फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेस बनी है जिन्हें योगा कहते हैं, ठीक। दूसरा, आपको अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को अगर नी प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकते हैं, एक स्टेशनरी साइकिल खरीद लें घर पे। स्टेशनरी साइकिल को 0 रेजिस्टेंस पे सेट करके 12.5 मिनट चलाएं। 12.5 मिनट से ज्यादा ना चलाएं, क्योंकि आप वहां वेट लॉस तो करने गए नहीं, आप अपने घुटने ठीक कर रहे हैं। 12.5 मिनट के आप मल्टीपल फेजेस ले सकते हैं। सो के उठते ही ना चलाएं और सोने जाते समय ना चलाएं। घुटने से संबंधित किसी भी एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक प्लस माइनस प्रोस एंड कॉन एक्सरसाइज का थंब रूल है वो ये है, सो के उठते ही कोई एक्सरसाइज नहीं करनी और सोने जाते समय एक्सरसाइज नहीं करनी घुटने से संबंधित, अलावा आप पूरे दिन करते रहिए। नंबर 1। नाउ बैक टू योर स्पेसिफिक पॉइंट कि क्या अप स्टेयरिंग घुटने के लिए अच्छा है। मैम, दिस इज ऑल अबाउट बॉडी। आप ऑलरेडी घुटने में प्रॉब्लम है तो फिर इट इज नॉट एडवाइज्ड। जिन लोगों को घुटने की समस्या है, पहली बात तो उनको अपने डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे पाया कि बहुत सारे डॉक्टर्स जिन लोगों को घुटने की समस्या उनसे कहते हैं आप चलती रहिए नहीं तो घुटने जाम हो जाएंगे। वो नॉर्मल बात करते हैं जो आदमी समझ पाए। जैसे मैं भी आपसे क्या बात कर रहा हूँ, मैं भी कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ जो आप समझ सकें। आप ऐसे समझें, एक जंग लगा हुआ कब्जा है हिंज दरवाजे का जो सालों से बंद है। अगर आप उसे ज्यादा चलाएंगे तो क्या वो ठीक हो जाएगा? टूट जाएगा। घुटने अगर ऑलरेडी खराब है और आप उनसे कहते हैं चलो नहीं तो जम जाएंगे और जंग लग जाएगी और सो जाएगा, तो भैया टूट जाएंगे। मेक श्योर कि जब आपको घुटने की प्रॉब्लम है, यानी आपको स्पेसिफिकली ऑस्टियो आर्थराइटिस नाम की कोई क्लिनिकल कंडीशन है, तो आप ये देख लें कि उसकी आज की एग्जैक्ट स्थिति क्या है। ये स्थिति एक सामान्य से एक्सरे में पता चल सकती है। उस एक्सरे के बेसिस पर आप ये तय कर लें कि आपको क्या लेना है। पूरे देश में बहुत सारी कंपनियां हैं जो ग्लूकोसामीन बनाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सल्फेट फॉर्म में। केवल एक ऐसी कंपनी है जो ग्लूकोसामीन को एसिल फॉर्म में बनाती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। उसको आप अपने डॉक्टर से पूछ लें, ले लें, क्योंकि मुझे नाम प्रमोट नहीं करना, कोई उसका लाभ नहीं है। मेक श्योर कि आप सल्फेट फॉर्मुलेशन ना लें, क्योंकि सल्फेट फॉर्मुलेशन लेने से लीवर डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं इमीडिएटली। एक हफ्ते महीने के अंदर ही कोई अच्छा ऑस्टियो
जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है बेसिकली हड्डियों का, वो आपको कभी भी ग्लूकोसामीन पे नहीं ढकता। उसे पता है कि अगर हमने इसे लिखा तो पेशेंट आराम की बजाय और भुगतना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा सर्जन के पास जब आप जाते हो तो क्या कहता है, अम्मा थोड़ी एक्सरसाइज करो, या बेटा थोड़ी एक्सरसाइज करो, या भाई साहब आप थोड़ी एक्सरसाइज करो और थोड़ा बचा के चलो, और देखो टालो, नहीं होगा तो कर देंगे सर्जरी, अभी की क्या जरूरत है, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, फिर आप इधर उधर के अल्टरनेट थेरेपीज में घुस जाते हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। मेक श्योर कि आप जो कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबल यानी मूवमेंट रिलेटेड एक्सरसाइजेस आप जितनी करेंगे वो सब घुटने को सपोर्ट करेंगी, उसमें प्रेशर पड़ेगा, उसका नुकसान होगा। ठीक ठीक जी। तो सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या करा कि डोंट लीन टुवर्ड्स योर डेस्क। हम सबकी आदत यही होती है, हम अगर बाजार में या बिल काउंटर पे भी जाते हैं बिलिंग कराने तो हम झुक जाते हैं, दैट वे। हम खाना खाने जाते हैं तो हम ऐसे कर लेते हैं, जबकि बेसिक टेबल एटिकेट ये है कि आपके एल्बो मेज पे नहीं रहने चाहिए। ठीक, कोई बात नहीं, हमारी आदत पड़ी हुई है, 20-25 साल की आदत है, जानी नहीं वाली है। अगर ये स्टेटमेंट हम याद रखेंगे तो धीमे धीमे कम हो जाएगी। ठीक ठीक है। सबसे पहला ये वर्क एर्गोनॉमिक्स है। योर शोल्डर शुड बी रिलैक्स्ड, कंधों में तनाव नहीं होना चाहिए। कभी ऐसे करते रहे हैं ये उधर है, कभी ऐसे कर लिया, कभी ऐसे कर लिया, कभी पीछे जग गए, ऐसे कर लिया, तो तनाव है कि नहीं है। कई लोग बिस्तर पे ऐसे लेट जाते हैं, तनाव है कि नहीं है। तो शोल्डर शुड बी रिलैक्स्ड। कीप योर आर्म्स क्लोज टू योर साइड्स, आप अपने हाथ जैसे हैं उसी तरफ रखिए। बेंड योर एल्बोज एट 90 डिग्रीज, जैसे अब यहाँ पे मैं बैठा था बहुत देर से, हाथ मेरे इसी पर थे, तो 90 डिग्री पे रखे, वरना आप आराम से बैठ जाएं चेयर पे और हैंडल्स पे हाथ रख लें। ये बने इसीलिए थे, लेकिन फिर बाद में शोपीस बन गए, हम ऐसे वैसे बैठ जाते हैं। की फ्लैट फुट ऑन द फ्लोर, आप अपने जो पैर हैं, पंजे हैं, उनको जमीन पर रखें। इससे 2-3 मदद मिलेंगी। अगर पंजे पूरे जमीन पे होंगे तो आप पैर हिला नहीं पाएंगे, पैर नहीं हिलेगा तो बैक में होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगी। गॉट इट। डेज टेक द फर्स्ट स्टेप। कुछ जब हम दिनों की बात करते हैं, तो अगर आप ध्यान दें तो सस्टेन्ड एनर्जी का जो लेवल है, जो थकान का स्तर है, वो 43% इंक्रीज कर जाएगा, इंप्रूव कर जाएगा बेसिकली। कैलोरी बर्न आपका 300% ग्रो मतलब ज़्यादा होगा, और शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी लगभग 10% बढ़ जाएगी अगर आप छोटे छोटे काम घर पे करने एक्टिवली शुरू करते हैं। द मोमेंट यू स्टैंड अप योर बॉडी रिस्पॉन्स, ब्लड बिगिंस फ्लोइंग, इनहेंसिंग योर माइंड, बॉडी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आप यही एक्टिविटी कुछ हफ्ते कर ले गए तो क्या होगा, मेंटल वेलनेस करीब 20% इंप्रूव करेगी। जॉइंट पेन रिलीफ आपका 54% रिलीफ होगा, लेकिन ये उनके लिए है जिनको एस्टैब्लिश या एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस या जॉइंट प्रॉब्लम नहीं है। मैं सामान्य हूं, मेरे घुटने दर्द करते हैं ऐसे ही, क्यों, बैठे बैठे, अभी बात हुई थी ना, बैठने वाला पेन, क्योंकि मसल्स वीक हो रही हैं। ये हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं है, मसल्स की प्रॉब्लम है। ठीक है, वो इंप्रूव करेगा करीब 54%, और ऑफिस मूड में करीब 30% का इंप्रूवमेंट होगा। जब हम बैठे हैं तो हम चाहते हैं बैठे ही रहें, लॉ ऑफ एनर्जी आ गया। हर काम कोई करने नहीं चाह रहा, कोई अरे हो जाएगा, कर लेंगे, अच्छा अब कौन जाए। लेकिन जब आप खड़े ही हैं तो क्या होता है, लो ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, अगला भी, तो एक मोमेंटो क्रिएट होगा। दिस इज अबाउट अ फ्यू वीक्स। अगर आप कुछ महीने इसको कर ले जाते हैं तब आपकी कार्डियो फिटनेस शुरू होती है। आपको लगता है कि हम थोड़ा सा वॉक कर लेंगे, या कुछ हफ्ते वॉक किया, उतने दिन हमारा हार्ट ठीक रहा, कुछ नहीं होने वाला। कुछ महीने अगर आप इसे करते हैं तो 10% आपके दिल की स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होगा। वर्क प्लेस इफिशियंसी करीब 46% बढ़ चुकी होगी। आप ये बात महसूस करेंगे जब आप बैठे बैठे कोई काम करते हैं तो यकीन मानिए हाथ पैर चलाने का मन नहीं करता, और कमर दर्द करने लगती है, पैर फैलाने का मन करता है, थोड़ी देर बाद आप सो जाएंगे, लेट जाएंगे। लेकिन अगर आप खड़े तो क्या खड़े खड़े नींद आ जाएगी, कभी नहीं आती। ठीक, और बैड कोलेस्ट्रॉल लगभग 7% कम हो सकता है। ये कब है, जब आप वही खा रहे हैं जो पहले खा रहे थे। अब ये नहीं इधर इंप्रूवमेंट कर लिया चलने फिरने तो उधर खाना ज्यादा शुरू कर दिया। इट इज नॉट दैट वे। योर डिसीजंस आर टर्निंग इनटू अ लाइफस्टाइल एक्टिविटीज टू ट्रांसफॉर्मिंग योर हार्ट, वेलनेस एंड वर्क प्लेस। और यही चीज अगर आप कुछ साल कर ले गए तो आपका वेस्ट एंड हिप रेशियो करीब 6% कम होगा।
वेस्ट एंड हिप रेशियो आपके हार्ट अटैक पड़ने से सीधा संबंधित है। महिलाओं का WHR 1 और पुरुषों का 0.85, पुरुषों का 1 और महिलाओं का लगभग 0.85 होना चाहिए। ये सब उल्टा होता है। हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो करीब 80% कम हो जाता है अगर आप कुछ साल इसी हैबिट को मेंटेन करते हैं। और एक्सेस वेट आपका जो बढ़ रहा होता है लगातार, पहले तो वो रुक तो कम से कम जाएगा ही, और कुछ साल करने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आती है। 12 months of increased activity have rewarded your body, mind and work. Say hello to a new, healthier you. So we can stop it here because it is dot around what time it is by the way? 12:37. तो अभी मेरे पास 8 मिनट है। क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं हम लोग, और या हम लोग स्पेसिफिकली डायबिटीज में घुस सकते हैं। डायबिटीज बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोग बचना चाहते हैं, तो हम ओपन करते हैं, जिसे सवाल पूछना है वो पूछे। अगर कोई सवाल नहीं होगा तो हम डायबिटीज की तरफ जाएंगे। पार्टिसिपेंट में रेज देयर क्वेश्चन। अभी वी हैव रिसीव्ड 2 क्वेश्चन ऑन आवर ग्रुप। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर साहब टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। प्लीज बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन इज sent by Mr. Mohit Nigam, Deputy Commissioner. What is more dangerous, heart attack or cardiac arrest? Are both different? Which one is more unpredictable? मोहित निगम, कार्डियक अरेस्ट। मिस्टर मोहित निगम ना। मोहित जी, जो स्लाइड आपके सामने है यही आपका जवाब है। ये डिजीज को डिफाइन कर रही है। डिजीज के बारे में कहते हैं कि when the energy in your body is not at ease, that is disease. ईज का उल्टा डिजीज है, एंटोनिम है उसका। इसका कॉज पता होता है। आपका वॉल्यूम आ रहा है सही? आप वाला ओपन है। डिजीज का कारण बाहर से अंदर है। डिजीज जो कोरोना जैसे आया, कोविड-19, तो ये बाहर था, बाहर हम जाएंगे हमें हो जाएगा। टीबी बाहर है, हमें हो जाएगा। और बीमारी का सबसे अच्छा पहलू ये है कि हर बीमारी का एक निश्चित इलाज मौजूद है। ये सबसे बढ़िया बात है। ठीक, आप डॉक्टर पास क्यों जाते हैं? इलाज ले जाते हैं ना। और कई बार आप तो कहते हैं अरे मैं तो खा ही नहीं पा रहा था, मैं तो खड़ा नहीं हो पा रहा था, और देखो डॉक्टर साहब ने मुझे ठीक कर दिया। होता है ऐसा? मोहित जी हैव रिक्वेस्टेड टू रिपीट द सॉल्यूशन। नहीं, आ रहा हूँ ना मैं, उनके सॉल्यूशन की भूमिका चल रही है। ये स्लाइड ही उनका आंसर है, वही बता रहा हूँ मैं। और लाइफस्टाइल डिजीज जो है वो एक्चुअली डिजीज नहीं है, एक डिसऑर्डर है। माइक यहाँ पे ओपन है कि वहाँ ओपन है? लाइफस्टाइल डिजीज जो है वो डिजीज नहीं बल्कि डिसऑर्डर है, और इनकी कोई इनका प्रिवेंशन है, इनकी रेमेडी है। देख रहा हूँ शायद वो स्लाइड मिस हो गई है। एनीवेज जस्ट 1 सेकेंड। मोहित जी के सवाल पर ही हूँ मैं। चलिए इसी पर रुक जाते हैं। तो मोहित जी ने सवाल पूछा था कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक क्या ये दोनों अलग अलग हैं? इन दोनों में से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल कौन है और ज्यादा खतरनाक कौन है? कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक बिल्कुल अलग अलग बीमारियां हैं। हेलो सर। हेलो सर। सर सुन रहा हूँ। मैं दीपक कुमार पटना से। हेलो जी बताएं। मेरे साथ प्रॉब्लम है सर कि पूछिए आप पूछिए जी। जब मैं फास्टिंग में ब्लड शुगर चेक करवाता हूँ तो वो 100 के आसपास रहता है सर, है ना। और फिर रैंडम जब करवाते हैं खाना खाने के बाद तो वो घट जाता है, 70-75 पे आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? मैं समझ गया आपका सवाल। जो पहला सवाल है वो जवाब दे लेते हैं।
Yes. सर आवाज नहीं आ रहा है सर। जी, हार्ट अटैक जो है वो होता है सीवीडी यानी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, यानी कि उन नलिकाओं में दिक्कत होने से जिनसे खून बहता है। ठीक है, ये कम जानलेवा है। अगर आपको इलाज मिल गया तो कार्डियक अरेस्ट जो है वो कई बार हॉस्पिटलाइज मरीज को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलने के दौरान भी हो जाता है। तो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल या डेंजर वाली अगर बात करते हैं तो वो कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक की कंडीशन में आपके बचने के सर्वाइवल रेट, अगर आप अस्पताल पहुंच जाते हैं और इलाज मिलना शुरू हो जाता है, तो बहुत ज्यादा है। किसी भी व्यक्ति को अगर 45 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंच गया, इलाज मिल गया, इमरजेंसी प्रोटोकॉल का इलाज मिल गया, तो माना जाता है कि वो व्यक्ति मोस्ट ऑफन सर्वाइव कर जाएगा अगर उसे हार्ट अटैक हुआ है तो। कार्डियक अरेस्ट की जो कंडीशन है वो बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन खुद भी पैदा करती है, इसलिए कार्डियक अरेस्ट ज्यादा खतरनाक, ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और डेंजर आप कह सकते हैं। और कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से बिल्कुल अलग है। हार्ट अटैक एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस की वजह से मोस्ट ऑफन होता है। एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशंस के या तो इलाज है, या उसे आप अलग तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, या उसको आप सर्जरी परफॉर्म करके ठीक कर सकते हैं, जिसमें कई बार जरूरत पड़ने पे एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी को कई लोग एक ही मान के चल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। कई बार कुछ छोटी मोटी दुश्वारियां ऐसी होती हैं जो एंजियोग्राफी करने के दौरान भी ठीक हो सकती हैं, उसमें एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। एंजियोप्लास्टी इज ऑफ कोर्स द एडवांसमेंट ऑफ एंजियोग्राफिकल सिचुएशन, बट दैट इज रियली अर्जेंट एक्चुअली, तो उस बेसिस पे की जाती है, दैट इज इमरजेंसी। तो मोहित निगम जी, आई डोंट नो इधर यू हैव बीन आंसर्ड योर क्वेश्चन और नॉट। दूसरा सवाल हमसे किसी ने किया था, उनकी फास्टिंग शुगर जब करते हैं तो ज्यादा रहती है, ज्यादा मतलब जो भी रहती है, खाने के बाद वो शुगर कम हो जाती है, ऐसा ही है? ठीक, अगर ऐसा है तो आप अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी सीरम इंसुलिन फास्टिंग और सीरम इंसुलिन पीपी चेक कराएं। आप इंसुलिन रेजिस्टेंस में जा रहे हैं, यानी आप जब भी आज से या 4 साल से, आई डोंट नो आपका जेनेटिक पैटर्न कितना स्ट्रांग है और कितना बढ़िया है, लेकिन आप डायबिटिक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने टेस्ट का नाम बता दिया, आई होप नोट कर लिया होगा इन्होंने, सीरम इंसुलिन फास्टिंग, सीरम इंसुलिन पीपी। और बताएं। हम मिलन जी मुजफ्फरपुर से आए थे यार जी, ऐसा है कि हम ब्लड प्रेशर हमारा हाई रहता है, जिससे कि दवा भी हम खाते हैं, लेकिन उसका परिणाम से हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, जबकि हम यूरिक एसिड से परहेज करते हैं। उसके सावधानी में जो ट्रीटमेंट है कि ये सब नहीं खाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, वो सारा चीज हम कर रहे हैं, फिर मेरा यूरिक एसिड बढ़ा रहता है। तो क्या सब नहीं खाना है बताइए? जैसे पालक नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, टमाटर नहीं खाना है, दाल नहीं खाना है, ये सब नहीं खाते हैं सर, तेल मसाला नहीं खाते हैं। तो हमको लगता है कि कहीं हाई ब्लड प्रेशर का जो दवा खाते हैं उसका साइड इफेक्ट तो नहीं है कि यूरिक एसिड हो जाता है? देखिए, इनका सवाल बहुत मतलब कॉमन सा सवाल है और सबके लिए जागरूकता वाला सवाल है। पहली चीज, क्या नाम है इनका? मिलन झा, मिलन जी नाम लिखा हुआ है। मिलन जी, ऐसा है कि आप अपने बच्चों की मदद से या किसी डॉक्टर के पास जाकर के प्यूरिन PURIN प्यूरिन युक्त खाने की एक लिस्ट बनवा लीजिए। जिन खाद्य पदार्थों में प्यूरिन होता है, आपको वो खाने विशेषता अवॉइड करने हैं। पहली चीज, आमतौर पे माना जाता है कि जैसे प्रोटीन से यूरिक एसिड बनता है, लेकिन अंडे में जो प्रोटीन होता है उससे प्यूरिन होता ही नहीं है। ठीक सर, हम तो शाकाहारी हैं सर, अंडा खाते ही नहीं। अब बहुत अच्छी बात है, हम भी नहीं खाते हैं, बहुत 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 बढ़िया। तो पहले आप प्यूरिन की एक लिस्ट बनवा लें। उस प्यूरिन की लिस्ट को किसी इंस्टीट्यूट यानी हॉस्पिटल से जो बड़ी जगह होती हैं उन्हें इंस्टीट्यूट कहते हैं, जहां पर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यानी डॉक्टर के MS या MD की पढ़ाई होती है, वहां चले जाएं।
वहां पे एक डायटेटिक्स डिपार्टमेंट होता है। डायटेटिक्स डिपार्टमेंट में पूछ लीजिए कि इन खानों में मुझे क्या नहीं खाना है। ये पहला स्टेप हुआ आपके ट्रीटमेंट की तरफ, क्योंकि सब अगर आप छोड़ देंगे तो आप कमजोर होते चले जाएंगे। अब दूसरी बात, जो दवा आप खा रहे हैं बीपी की, हाइपरटेंशन के लिए, उस दवा को आप किसी एमडी फिजिशियन से जो क्लासिकल हों उनसे मिलकर के रिवाइज करा लीजिए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में किसी दवा से यूरिक एसिड बन रहा है तो वो दवा बहुत सारे लोग खाते हैं, उन सारे लोगों में तो यूरिक एसिड नहीं बनता है। आपकी बॉडी में यूरिक एसिड क्यों बन रहा है, यूरेट क्रिस्टल्स क्यों बन रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए वो डॉक्टर आपकी कुछ जांच कराएगा, जिसमें सीआरपी क्वांटिटेटिव भी शामिल है। सीआरपी क्यूटीवाई कहते हैं उसे। तो वो मैं तो कल बता दे रहा हूँ, वो एमडी फिजिशियन जो है वो आपकी एग्जैक्ट जांच कराएगा और दवा रिवाइज करने के बाद, दवा रिवाइज करने से पहले ये देखेगा कि क्या ये दवा का आउटकम है या बॉडी में चल रही किसी और गतिविधि का परिणाम है। यानी इसमें थोड़ा फॉलोअप आपको 1-1.5 महीने का करना पड़ेगा अगर आप आगे का बहुत सारा जीवन अच्छे से बिताना चाहते हैं तो। आप लोग समझ गए? ठीक है। एक क्वेश्चन और था मुझे ग्रुप में मिला है, ये मिस्टर SN रजक है पटना से। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, प्लीज गिव द फार्मूला टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेट ऑफ द बॉडी। कमाल है। तो एज और बॉडी वाइज तो पहले से ही देखिए, मैं असल में इन सब चीजों के बड़ा खिलाफ रहता हूँ। मैंने उसमें बता भी दिया था, एक स्लाइड दी थी ना बहुत बड़ी सी, उसमें मोटापा लिखा हुआ था और उसमें BMI था। मैंने उसमें बताने की कोशिश भी करी थी कि आप इस नॉलेज से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, फिर भी आप समझ लें। फॉर्मूले में ये है कि आप अपनी सेंटीमीटर में हाइट निकाल लें, उसमें से 100 घटा दें, जो संख्या आएगी वो आपका वजन होना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो, अगर आप महिला हैं तो आप अपनी सेंटीमीटर में हाइट निकाल लें और उसमें से 105 घटा दें, जो संख्या निकल कर आएगी वो आपका ऑप्टिमल वेट है। अब आप जैसा चाहें वैसा उसमें कर सकते हैं। आगे बताएं। एनी अदर क्वेश्चन? सर सर्वाइकल के लिए कोई एक्सरसाइज सर? सर्वाइकल के लिए एक्सरसाइज से जो होगा उसके पहले आप अपना एक एक्सरे नेक कराइए, उसमें यह पता चल सके कि कहीं आपको ऑस्टियोफिटिक चेंजेस तो नहीं है। तो सर्वाइकल का जो एक्सरे आप कराएंगे उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि वो एक्सरसाइज से जाएगी या कॉलर, नेक कॉलर पहनने से जाएगी। क्योंकि कई बार आप एक्सरसाइज करने से समस्या में फंस जाते हैं, ये जरूर जान लें। ठीक, एक्सरसाइज बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको मतलब कॉमन चीज एक्सरसाइज है। लेकिन कई बार मैंने देखा मरीज सर्वाइकल की एक्सरसाइज करने से उसके सिम्टम्स और ग्रो कर जाते हैं, एडवांस हो जाते हैं। तो आप एक एक्सरे नेक कराएं, एक्सरे नेक में देखें क्या फाइंडिंग्स आती हैं, उसके आधार पे अगर आप दोबारा इसी ग्रुप बनेगा उसमें सवाल पूछेंगे तो आई वुड बी हेल्पफुल। एनी अदर क्वेश्चन? I think it is time to sum up the session. For that, I am requesting my additional assistant director, Srimati Archana Chaudhary, to present a vote of thanks to Dr. Sumit Dubey. Good afternoon to everyone. As you all know, that Dr. Sumit Dubey, who delivered the lecture in this session, is a nutraceutical practitioner in Lucknow, and because of the knowledge he has, we have been inviting him for lectures in this DTRTI Institute. He is an expert on health related topics. Today he delivered on lifestyle diseases, and Dr. Dubey pointed out so many habits we carry and which are detrimental to our health. In today's modern times, we have so many equipments, gadgets which help us in our daily routine work, and we are getting dependent on them gradually. And because of that, we are bringing so many disease in our body and raising health issues.
and we are just ignorant. We are being ignorant of all those. So I thank Dr. Dubey for pointing out and drawing our attention and making his point so strongly, and it was all for our benefit, because फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर होने के कारण हमारे जो हेल्थ इश्यूज हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें ही फेस करने हैं, और कई बार हम बहुत सी बातें जानते भी हैं लेकिन इग्नोर हो जाती हैं, और फिर इनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें खुद से ही फेस करने पड़ते हैं। तो इस दृष्टि से जो भी जानकारी डॉक्टर सुमित दुबे जी ने इस सेशन में हमें और हम सबको दी, तमाम क्वेश्चंस के आंसर भी किए बहुत ही क्लैरिटी के साथ, तो उसके लिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस कोर्स and DTRTI Lucknow, I express my heartfelt gratitude, and I thank Dr. Dubey for drawing our attention on very important things, lifestyle, and making the points so that we can be alert and before we get sick. So it was very important session, and we all were here listening to him, and we have attended his lectures in the past also, and I hope and I wish that he will be our faculty for coming courses, and whenever we need, he will definitely spare some time for us. So thank you very much again. Thank you, Archana ji. Thank you. And thank you, Dr. Sumit Dubey ji. Participant, our next session will start at 2 p.m. डॉक्टर So, साहब एक please मिनट, log in 15 minutes साहब। before start of session. Dr. Sumit Dubey, if you want to say something, please. डॉक्टर साहब एक मिनट मैं आपका लेना चाहूंगा सर। बात ये है कि वो जो आप बताए हैं सीरम इंसुलिन फास्टिंग और वो पीपी करवाने से मैंने क्या इंसुलिन का कुछ प्रॉब्लम का पता चलेगा क्या सर? होने से पहले की एक चरण होती है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। किसी भी व्यक्ति को इंसुलिन रेजिस्टेंस हुए बिना डायबिटीज नहीं हो सकती है। जो कंडीशन आप बता रहे हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन है। अगर वो डायग्नोज हो जाएगी तो आपको इनिशियल प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाएगा कुछ दिनों के लिए, कुछ लाइफस्टाइल चेंज बता दिया जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। सर डॉक्टर धन्यवाद। एक स्लाइड में शो करने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए। कोई सवाल और पूछ रहा है? सर इस टाइप का एबनॉर्मल कंडीशन और लोगों में होते हैं क्या? जी होता है, तभी तो टेस्ट उसका अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों में होता है। सोनी वाला कर दीजिए। बस एक स्लाइड है। जी सर, ये आ गया ना? ये एक स्लाइड है जो मुझे लग रहा था कि जाने से पहले मैं आप लोगों को शो करूं, क्योंकि मैम ने जब ब्रीफ किया तो उसमें आया कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रैक्टिशनर। बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल प्रैक्टिशनर को लोग आमतौर पे सप्लीमेंट बेचने वाला मान लेते हैं, और यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ये नहीं, मैं इसलिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ क्योंकि जो सुन रहे हैं उनमें से पता नहीं किसको क्या क्या पता है, तो उनका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। मेरी एक बुक है मिथ बस्टर्स, पेंगुइन के साथ अभी अंडर पब्लिकेशन है, लॉन्च हो रही है। उस बुक में 14 पेज का एक एनेक्सर मैंने ऐड किया है। वो एनेक्सर केवल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स के लिए है, जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए। उनके प्रिस्क्रिप्शन में क्या गलती हो जा रही है प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय, ये डायबिटिक प्रिस्क्रिप्शन में गलती होती है, वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इसे नोट कर लें, लिख लें, फोटो जो मर्जी कर लें, हम फ्री कर रहे हैं आप लोगों को इसके लिए। सबसे पहले तो आप ये जान लें, सप्लीमेंट कभी भी बिना किसी डॉक्टर के कहे लेना नहीं है, ठीक है? मैं बहुत जानकार हूं, मुझे बहुत पता है सप्लीमेंट के बारे में, खा लो, ये सप्लीमेंट लेने का कोई आधार नहीं है। ये सौंफ और अजवाइन नहीं है कि आपने पता खा ली। और सौंफ, अजवाइन और मेथी भी बड़े कैलकुलेटेड चलती है कि आप एक दिन में कितनी खा सकते हैं, जहां तक मुझे पता है। लेकिन सप्लीमेंट आप खा सकते हो, कहते हैं उसको कोई नुकसान ही नहीं होता है।
गाजर आप खा लेंगे, आप किसी दिन 5-6 गाजर एक साथ खाइए बड़ी वाली खाली पेट, आप देखिए क्या कॉम्प्लिकेशन होता है आपको। हर चीज का एक कॉम्प्लिकेशन है, ये कैसे संभव है कि सप्लीमेंट का नुकसान नहीं है। तो ये आपको मैं बता इसलिए रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रैक्टिशनर और न्यूट्रास्यूटिकल में क्या फर्क है। ठीक, बहुत सारी कंपनियां बहुत कुछ बना रही हैं, उनको आपसे ज्यादा अपनी चिंता है, और वो पूरी कोशिश करती हैं कि वो जो बनाएं उसमें कुछ भी ऐसा ना दें कि कुछ भी हो, ना नुकसान हो ना फायदा हो। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, आप खाते रहिए, होता रहेगा। कोएंजाइम Q10 इज अ न्यू रेज नाउअडेज। तो आप ये जान लें कि जितने भी मरीज इस समय डायबिटीज का इलाज कर रहे हैं और वो इंसुलिन पे हैं या नहीं है, लेकिन अगर गोली खाते हैं, मेटफॉर्मिन नाम से उनकी ये गोली जरूर से जरूर चलेगी, मेटफॉर्मिन पर हैं, या जितने ऐसे लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल हाइपरलिपिडेमिया के लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है जो स्टेटिन पर हैं, जैसे अटोरवास्टेटिन या लिपिक्योर जैसे ब्रांड नेम अगर ले लें, तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज की दवा खा रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे हैं कम करने के लिए, वो सारे के सारे लोग अगले 12 साल में तैयार रहे हार्ट अटैक के लिए। नहीं हुआ तो भाग्य, हुआ तो तय है, बिकॉज दिस इज साइंस। ये मेरी कोई जेब से निकाला हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज ऑल अक्रॉस वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड कॉन्सेप्ट। उन सारे लोगों को अपनी जितनी दवाई खा रहे हैं उसके साथ में एक गोली या कैप्सूल कोएंजाइम Q10 का भी खाना है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो बनाती हैं, आप जाएं अपने डॉक्टर से लिखाएं और खाएं। दूसरा, जितने भी लोगों को डायबिटीज है, जो अभी जिन सज्जन ने भी मुझसे सवाल पूछा था ना कि जिनकी फास्टिंग ज्यादा थी और पीपी कम हो गई थी, उनके लिए अगर वो हैं ऑनलाइन तो उन्हें क्रोमियम जरूर से जरूर खाना है। ऐसे कई लोग होते हैं जिनको एक एज के बाद नाक से स्मेल आनी कम हो जाती है, उनको फ्रेग्रेंस नहीं पता चलती, खुशबू नहीं आती है, और डायबिटिक मरीज या तो होने वाला है या ऑलरेडी दवा खा रहा है, उन सारे लोगों को क्रोमियम इज अ बेसिक की इंग्रेडिएंट जो लेना ही लेना है। कैल्शियम अगर आप खा रहे हैं तो ये जान लें कि कैल्शियम, जैसे कई लोग होते हैं ना, उन्होंने कहा कि सोना चांदी च्यवनप्राश में सोना पड़ा हुआ है। अब एक बार मैं कहीं वो एक लेक्चर दे रहा था, बड़ी सारी भीड़ थी, उसमें एक आदमी मेरे लेक्चर देते देते ले आया उस डिब्बे को कि आप तो ऐसे कहते हैं तो लिखा है। देन वी गॉट टू कैलकुलेट इट ऑन देन एंड देयर, ऑन स्पॉट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ा, उसे उसमें क्वांटिटी लिखी हुई है। इट वॉज 1 ग्राम 10,000 किलो में पड़ा है। अब आप सोना पड़ा खाइए, इज इट वर्थ? आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? उसी तरह से कहा जाता है कि कैल्शियम अगर आप मैग्नीशियम के साथ खाते हैं तो बेस्ट काम करता है, लेकिन ये जरूर देख लें कि जो कैल्शियम खा रहे हैं वो और जो मैग्नीशियम उस गोली में मिल रहा है वो क्या वो ऑप्टिमाइज्ड है। इसलिए कोई चीज ना खा लें कि वो ऐसे खानी चाहिए तो मिल तो खा ले रहे हैं, वो उतनी होनी चाहिए जितनी आपके शरीर को जरूरत है। ये भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्शन है। एंटीऑक्सीडेंट, जब मेरे प्रिस्क्रिप्शन की बात आती है तो मैं यही एक चीज है जो सबको बिना किसी चीज के देना पसंद करूंगा, और आपसे चाहूंगा कि अगर आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो केवल इस चीज में करें कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लें। अनफॉर्चुनेटली फैट सोल्युबल एंटीऑक्सीडेंट पूरे देश में अभी कोई कंपनी नहीं बना रही है। जब मैं अमेरिका से आया था तो बहुत सारे सोर्सेस से मैं उसे इंपोर्ट किया करता था पाउडर फॉर्म में, मतलब टैबलेट थी, तो वंस यू ब्रेक इट इज पाउडर, वो फैट सॉल्युबल हुआ करता था। लेकिन इस समय फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट कोई नहीं, केवल और केवल वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और वो भी बहुत कुछ एक्सक्लूसिव कंपनीज जो उस क्वांटिटी में बना रही है जो आपको चाहिए। उसकी कम से कम मिनिमम डोज आप जरूर लें। आप बीमार नहीं है तो ना होने के लिए, और हैं तो एडवांस ना होने के लिए, और अगर अंडर ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट ना हो इसके लिए। ठीक, एड्रेसिंग द जीन्स, सर ये स्लाइड खत्म हो रही है, 2 लाइनें बची हैं। एड्रेसिंग द जीन्स, बहुत सारे लोग अपने आप को इसलिए मान लेते हैं कि मुझे डायबिटीज होगी क्योंकि मेरे पिताजी को थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जान लीजिए कि डायबिटीज या वो बीमारियां, हार्ट की बीमारियां या बाकी बीमारियां आपकी सब्जेक्टिव हैं, आपको आपकी वजह से होंगी। आप हमेशा जान के चलिए कि जो बीमारी फैल नहीं सकती वो सबको कैसे हो रही है, यानी सबकी लाइफस्टाइल एडेप्टिव है। सबके जीन्स में थोड़ी ना थी, और अगर सबके जीन्स में थी तो हमेशा से होनी चाहिए थी। भाई जिसके बाबा को हार्ट अटैक नहीं हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, उसके घर में आज हार्ट का पेशेंट क्यों है? नहीं होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? तो दीज डिजीजेस, दीज लाइफस्टाइल डिजीजेस आर वेरी सब्जेक्टिव। आपको आपकी वजह से और मुझे मेरी वजह से होंगी। इनको आप पूरी तरीके से 100% रोक सकते हैं, इसमें जीन्स का रोल नहीं है। इसमें दूसरे जीन का एक रोल आता है
जिसको डॉक्टर ब्रूस लिप्टन अपनी नई थ्योरी में बताते हैं, जिसको द न्यू बायोलॉजी ऑफ परसेप्शन कहते हैं, वो आप लोग सन 2022 में पढ़ेंगे। हम लोग 2004 से 2008 के बीच में जब थे वहां पर तो पढ़कर आए, और 2022 में ये स्टडी रिवील होगी। प्लीज डोंट ब्लेम योर जीन्स। कहा जाता है कि भारतीयों में 2 ऐसे म्यूटेटेड जीन्स हैं जो डायबिटीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और पता ये चला कि डायबिटीज तो भारत में थी नहीं। पॉइंट, यानी वो जीन्स हमेशा से था और हमारे पूर्वजों को डायबिटीज नहीं थी, अब हो रही है। कुछ लोग इसके पीछे ये तर्क दे देते हैं कि पहले डायग्नोसिस नहीं थी। भैया अगर डायग्नोसिस नहीं थी तो इलाज पहले कैसे होता था? इलाज तो पहले भी था। What I'm trying to say, make it very clear, आंखों में पट्टी बांध के बेवजह किसी कॉन्सेप्ट के साथ मत जाइए। अगर आप साइंस की बात करते हो तो पूरी तरह साइंस की बात करिए। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। अगर कोई बीमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होनी है, जरा रिक्वेस्ट करेंगे सर जरा सा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थायराइड की बीमारी के विषय में थोड़ा सा सर प्रकाश डाल देते सकते हैं हम आगे। बस ये लाइन हम खत्म करना चाह रहे हैं प्लीज। फाइबर के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं फाइबर के पीछे पड़े हाथ धो के, हम ये कर लेंगे तो हार्ट का रिस्क कम हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेक श्योर अगर आप फाइबर खा रहे हैं तो क्या वो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर हैं? अगर नहीं है तो फिर से आप अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हैं। तो खाना तो बैलेंस खाइए, जो लेना वो बैलेंस लीजिए। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच। थायराइड के लिए ग्रुप बनेगा। थायराइड के विषय में सर, थायराइड बीमारी के विषय में थोड़ा कर सकते हैं, मेरी कोई कंपल्शन नहीं है। बस थायराइड ये पूछ रहे तो बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। अगर एडल्ट ऑनसेट थायराइड है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माना जाता है वो है इमोशनल डिसऑर्डर, इमोशनल गाइडेंस सिस्टम। जब भी आप 18 साल से बाद के किसी व्यक्ति को, महिला या पुरुष को, थायराइड डिसऑर्डर से पीड़ित पाएंगे तो आप पाएंगे कि वो व्यक्ति या वो महिला या वो व्यक्ति जिस दिन उसका थायराइड डायग्नोस हुआ है उस दिन से 2 साल पहले तक इमोशनली हाईली इम्बैलेंस रहेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा जो इमोशनली बिल्कुल बैलेंस है उसको थायराइड डिसऑर्डर नहीं हो सकता। ठीक, तो आप हमेशा ये देखें कि इमोशनल जो डिसऑर्डर है उसको अगर आप फिर से लाइफस्टाइल, अगेन स्ट्रेस नहीं है, इमोशनल स्ट्रेस है। आपने कोई एक पॉइंट पकड़ लिया, वो है ही नहीं कहीं, उसको सोच रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे मेरी नागेन जी से झगड़ा है, मैं बाहर निकला, नागेन जी ऊपर पहले से खड़े हैं, अब मैं सोच रहा हूँ मुझे देख रहे हैं, अब मैं सोच रहा हूँ इसको बेवजह। अब मैं ऑफिस घुस रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। आप बात समझ रहे हैं मेरी? ये वो चीजें हैं जो स्ट्रेस नहीं है, ये इमोशनल स्ट्रेस है। मतलब मुझे मेरी पूरी जिंदगी का भय सता रहा है किसी काम के लिए, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, वो आदमी ये कर देगा, मेरे बच्चे के साथ ये नहीं हो रहा, बेवजह। तो बच्चा पढ़ेगा तो हो ही जाएगा, बच्चा पढ़ रहा नहीं है और बच्चे का सेटलमेंट होना है। गॉट इट? तो इमोशनल डिसऑर्डर अगर आप मेंटेन करेंगे तो थायराइड से छुट्टी पा सकते हैं। इसके लिए किताब है आपके अवचेतन मन की शक्ति, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी हुई है। अगर आप इसे सोने से पहले पढ़ते हैं तो आपको 6 महीने में इसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। प्लस अगर थायराइड हार्मोन डिसऑर्डर है तो आप अपना जितने भी ग्लूटेनोजेनस फूड्स होते हैं उन सबको अवॉइड करने की कोशिश करें, मोटा मोटा सफेद चीजें ना खाएं। ठीक, दवा जो खा रहे हैं सर उसका कोई साइड इफेक्ट, प्लीज दवा जो खा रहे हैं सर उसका कोई साइड इफेक्ट भी है? यदि साइड इफेक्ट है तो उसको काटने के लिए कौन सा दवा खाना चाहिए? बोलिए आप अलग से हमको एड्रेस कर दीजिए। अच्छा, मैं आपको अलग से एड्रेस कर दूंगा सर, मतलब यही कर सकता हूँ। जी जी, बाकी लोगों को दूसरा सेशन में ज्वाइन करना है ना, इसलिए। जी जी जी। सो थैंक यू डॉक्टर साहब, एंड thank you for your lovely lecture, and hope we will benefit for your future lecture also. Thank you very much. Participant may join at 2 p.m. for next session. Thank you very much. क्रोमियम सप्लाई में क्या लेना पड़ेगा सर? क्रोमियम सप्लाई में क्या? लिख करके व्हाट्सएप भेज दीजिए सर, तो बाद में हो सकता है उसका आंसर आ जाए आपके पास। जी जी जी, थैंक यू सर।
ठीक। मिलन जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। मिलन सर तो अपने अत योग करे छथिन इतना एक्सरसाइज वगैरह तब योग